हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं डिसोल्यूशन एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फर्म का पार्ट। अब देखिए, आपने बेसिक पार्ट देख लिया, फिर आपने एडमिशन का पार्ट देख लिया, फिर आपने रिटायरमेंट एंड डेथ का पार्ट देख लिया। अब हम देख रहे हैं डिसोल्यूशन एंड इंसॉल्वेंसी। तो एक ही टॉपिक में सारा पार्ट नहीं हो सकता, यानी एक ही वीडियो में कवर नहीं हो सकता। तो अराउंड इसकी 2-3 वीडियो बनेगी। सबसे पहले हम कवर करेंगे वही मीनिंग एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का पार्ट और पार्टनरशिप का पार्ट, इनके बीच में डिफरेंस का पार्ट। फिर हम बोल सकते हैं कि देखिए, बहुत सारे इसके साथ पार्ट आते जाएंगे, जिसमें आपकी एंट्रीज का पार्ट आ जाएगा, रियलाइजेशन का फॉर्मेट का पार्ट आ जाएगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल का पार्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद आपके इलस्ट्रेशंस का पार्ट आ जाएगा, फिर इंसॉल्वेंसी का आएगा जिसमें गार्नर वर्सेस मरे रूल आएगा, फिर जाके ये एंड हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इसमें जब एग्जाम में आप क्वेश्चन देखते हो तो कौन कौन से आ सकते हैं जनरली, देखिए आपके ये पार्ट आ सकता है। आपने रियलाइजेशन अकाउंट देखा होगा तो आपको पता है कि कौन से ट्रांजैक्शन लेते हैं, कौन से नहीं लेते हैं। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कन्फ्यूजन हो गया। अगर हम लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं तो लाइबिलिटी का एसेट्स के साथ सेटलमेंट अगर हो रहा है तो एंट्री करेंगे या नहीं करेंगे, या किस पॉइंट में एक एंट्री होती है, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, उसकी लाइबिलिटी दे रखी है, कितना सेटल होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है, उसके साथ इन्वेस्टमेंट क्या सेटल रहेगा। तो वो आप क्या करते हो, पिछले के साथ लिंक करने लग जाते हो, जब मैंने आपको रिवैल्यूएशन वाले पार्ट में बताया। चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट या डेथ का पार्ट हो, तो उस केस में क्या करते हो, आप पिछले रिवैल्यूएशन के साथ लिंक करते हो और सारा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा अलग से देखना, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, फर्म के क्लोज होने की बात कर रहा है। जब भी हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात करते हैं तो मतलब फर्म बंद हो रही है। जबकि आपने जो पिछले पार्ट देखे, रिटायरमेंट डेथ, वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप था। इसका मतलब क्या था, वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोल सकते हो, जिसमें आप बोल सकते हो कि एग्रीमेंट चेंज हो रहा है। समझ गए। तो देखिए, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में बताऊं कि मान के चलो आपका बिजनेस है, यानी आप 4 पार्टनर हो, ABCD हैं। अगर डी रिटायर हो गया तब भी आप अपना बिजनेस कंटिन्यू रखोगे, ABC। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर डी की डेथ हो गई, या मान के चलो डी रिटायर हो गया था और सी की डेथ हो गई, तो अभी भी ए और बी हैं, तो मिनिमम 2 पार्टनर तो हैं ही। अगर ये अपना बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू करते रहेंगे, इसे हम बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जिसमें हम बोल सकते हैं कि इनके बीच में एग्रीमेंट चेंज हो गया। पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3 में या 4 में बटता था, अब इन दोनों में ही बटेगा। ठीक है। कैपिटल वैपिटल का एडजस्टमेंट, ये सारा पार्ट हो गया, तो इस केस में फॉर्म क्लोज नहीं हो रही। लेकिन अगर आप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात करते हो तो सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, कि सारे के सारे पार्टनर्स के बीच में जो भी पार्टनरशिप टर्मिनेट हो जाती है, सारे के सारे पार्टनर्स, मतलब क्या पता सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, या 4 पार्टनर थे, 3 इंसॉल्वेंट हो गए, तो एक ही बच गया। जब एक ही बच गया तो पार्टनरशिप का पार्ट रहा ही नहीं, वो तो सोल प्रोपराइटरशिप हो गई। तो हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। अगर 4 थे, 3 की डेथ हो गई या चारों की डेथ हो गई, अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, या आप जैसे पार्टनरशिप में थे ए और बी जिस कंट्री का पार्टनर जिस कंट्री में रहता था और आप जिस कंट्री में रहते थे, उन कंट्रीज़ के बीच में आपस में क्या हो गई, लड़ाई हो गई, यानी एनिमी कंट्री बन गई, तो आपस में पार्टनरशिप वैसे ही खत्म हो जाएगी और फॉर्म भी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, रीजन होते हैं, जो कि हम मोड में देखेंगे, यानी इसके नीचे जो पार्ट आएगा उसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको यही दे रखा है, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का मतलब क्या है, जो मैंने आपको बताया। फिर आपको यही बोल रखा है कि पार्टनरशिप सारे पार्टनर्स के बीच में टर्मिनेट हो जाएगी, उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सारी की सारी एसेट्स और लाइबिलिटी को क्लोज करना पड़ेगा। एसेट्स को बेचेंगे, उससे जो भी पैसा रिलाइज होगा उससे लाइबिलिटी पे करने के काम आएगी। और भी जो लाइबिलिटीज़ हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं कि देखिए, जितने भी आपकी आउटसाइड लाइबिलिटी हो गई, जितनी भी हम बोल सकते हैं लोन वोन के पार्ट हो गए, वो सारे आपने पे कर दिए। उसके बाद आपने पार्टनर्स कैपिटल बनाया, जो भी पर्टिकुलर पार्टनर्स का हिस्सा था वो दिया या उनसे चार्ज किया, या हम बोल सकते हैं कि कुछ एसेट्स और लाइबिलिटी पार्टनर भी लेके चले जाते हैं, तो वो एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी अमाउंट बचा ड्यू, वो पार्टनर्स में सेटल हो जाएगा, टू बैंक या बाय बैंक। आपको पता है कि अगर टू बैंक या टू कैश कर रहे हैं, मतलब पार्टनर को दे रहे हैं, बाय बैंक या बाय कैश कर रहे हैं, तो पार्टनर को क्या बोल रहे हैं, डिसॉल्व होने पर, ठीक है, पैसा कम पड़ गया तो आपको अपनी पर्सनल असेट्स भी देनी पड़ेगी, तो पार्टनर से मंगा रहे हैं, ऐसा भी पार्ट हो सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे बोल रखा है मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें क्या बोल रहा है, इट डिनोट टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ए पार्टनर विथ ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स। तो जैसे डी की डेथ हो गई तो आपको पता है ABC बच गए। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ पार्टनरशिप ही एक तरीके से डिसॉल्व हुई है, न कि फॉर्म हुई है, क्योंकि ABC अभी भी अपना बिजनेस चलाते रहेंगे, फॉर्म क्लोज नहीं हुई है, और रिमेनिंग पार्टनर्स अभी भी क्या करेंगे, अपना बिजनेस चला सकते हैं। ये बोल रहा है इफ़ दे लाइक मे कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ द फर्म, अगर वो चाहते हैं तो वो बिजनेस चला सकते हैं। ठीक है। अगर नहीं चलाते तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। लेकिन अगर बिजनेस चलाते रहते हैं आगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूशन हो रहा है, बस एग्रीमेंट में चेंज हो रहा है, जिसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं। तो आपको एग्जाम्पल में बोल रखा है, ऑन द डेथ, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर
और ऑन एक्सपायर ऑफ ए स्पेसिफाइड टाइम। याद रखना है जो ये ना स्पेसिफाइड टाइम एक्सपायर हो जाता है, मान लो कि ए और बी है, उन्होंने बोला कि 2 साल तक हम क्या करेंगे, कोई पर्टिकुलर बिजनेस करेंगे, सिर्फ 2 ईयर्स तक। तो वैसे तो ये जनरली क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ही होता है। क्यों? क्योंकि 2 साल तक करेंगे, उसके बाद फर्म एंड हो जाती है, जो कि मैंने आपको नीचे मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन में कवर करके दे रखा है, ठीक है। लेकिन आपको ये बोल रहा है कि उसके बाद पार्टनर चाहे तो आगे बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं, तो उस केस में नया एग्रीमेंट बनेगा। तो ऐसा हो सकता है। डेथ के केस में क्या बोल रहा है, 4 पार्टनर है, एक की डेथ हो गई, 4 पार्टनर है, एक इंसॉल्वेंट हो गया, 4 पार्टनर है, एक रिटायर हो गया, ऐसे बोल रखा है। तो पार्टनरशिप तो डिसॉल्व हो गई, लेकिन फर्म क्या है, चालू भी रह सकती है, नहीं भी चालू रह सकती, वो फर्म के ऊपर है, वो फर्म के एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है दस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। इसका मतलब क्या हुआ, पार्टनरशिप का एंड होना फर्म का एंड होना नहीं है, ठीक। पार्टनरशिप के एंड होने के बाद फर्म अपना बिजनेस जारी रख सकती है, बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्योंकि फर्म एंड, तो इसका मतलब क्या, फर्म की जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ थी वो सारी की सारी क्लोज हो जाएगी, तो पार्टनरशिप भी नहीं रहेगी। तो ये बोल रहा है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस आर क्लोज्ड। अब देखिए आपको ये जो बोल रखा है कि द फर्म एंड पार्टनरशिप बोथ आर डिसॉल्व अंडर द फॉलोइंग केसेस, मैंने ये कवर तो कर रखा है, लेकिन इससे ज़्यादा डिटेल पार्ट ये है, याद रखना। तो आप चाहे ये पूरा पार्ट पढ़ सकते हो, ये जो मैं पढ़ाऊंगा आपको ये भी पढ़ा देता हूँ। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन ऑल द पार्टनर मेक्स एन एग्रीमेंट टू डिसॉल्व द फर्म, ये बोल रखा है व्हेन ऑल द पार्टनर और ऑल एक्सेप्ट वन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है, ए बी सी डी थे, चारों के चारों इंसॉल्वेंट हो गए, या ए बी सी इंसॉल्वेंट हो गए, डी बच गया, डी सॉल्वेंट है, डी दिवालिया नहीं हुआ, बाकी सारे ए बी सी दिवालिया हो गए। तो अब डी से क्या करेंगे, कोई पार्टनरशिप थोड़ी रहेगी, क्योंकि ए बी सी तो वैसे ही इंसॉल्वेंट हो गए, ठीक। व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम इलीगल, अनलॉफुल बोल सकते हो, इलीगल बोल सकते हो, कैसे भी बोल लीजिए। इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, यानी पार्टनरशिप जो अपनी इच्छा पे, इच्छा का मतलब क्या हुआ, कोई भी पार्टनर बोलेगा, दूसरों को नोटिफाइड कर देगा सारे पार्टनर्स को कि हम अपना बिजनेस बंद करना चाहते हैं, तो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो आपने कभी ये रियल लाइफ में देखी होगी एट विल? नहीं, क्योंकि इससे तो नुकसान ही होगा। कोई भी पार्टनर बोलेगा कि मैं सबको नोटिफाई कर रहा हूँ कि हम अपना बिजनेस क्लोज कर रहे हैं, तो ऐसा जनरली लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जनरली क्या होता है, एक डीड बनती है, एक एग्रीमेंट बनता है, तो ये देखने को आपको नहीं मिलेगी, ठीक। पांचवा बोल रखा है व्हेन द कोर्ट इशू ऑर्डर फॉर द टर्मिनेशन ऑफ फर्म, जब कोर्ट क्या करता है, ऑर्डर देता है। अब इसी को डिटेल में दे रखा है नीचे पार्ट, ये रहे, जिसमें आपको बोल रखा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40 to 44 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द फर्म इज डिसॉल्व अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज। पहला पहला हमने ऊपर पॉइंट अभी पढ़ा था, जो आपने देखा वो यही था कि पार्टनर्स में डिसॉल्व द फर्म बाय एग्रीमेंट एट एनी टाइम। तो जैसी वो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं। अब देखिए एग्रीमेंट में वो चेंज भी कर सकते हैं, और उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, एग्रीमेंट में कोई पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पे फर्म एंड हो जाएगी, या ऐसा काम करने से, ऐसा वर्क करने के कारण अगर कुछ हो जाता है तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा। कोई भी पर्टिकुलर रीज़न उसमें डाल सकते हैं वो एग्रीमेंट में, ये बोल रहा है। फिर सेक्शन 41 दे रखा है, जिसमें आपको दे रखा है कंपलसरी डिसोल्यूशन का पार्ट। देखिए पहला पॉइंट क्या दे रखा है, इफ़ द बिजनेस ऑफ द फर्म हैज़ बिकम इलीगल। और याद रखिए मैं आपको जल्दी जल्दी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल पार्ट है, आपको देखते ही समझ में आ जाता है। आपको पता है कि बिजनेस फर्म का क्या इलीगल हो गया। अब देखिए इलीगल और लीगल, आपको पता ही है लीगल बिजनेस कौन कौन से होते हैं और इलीगल कौन से हो सकते हैं, ठीक है। या किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेज होने पर भी, या गवर्नमेंट ने बैन कर दिया किसी चीज़ को, तो वो इलीगल हो सकता है, तो वो कंपलसरी डिसॉल्व हो जाएगी फर्म। फिर इफ़ एनी पार्टनर ऑफ द फर्म इज सिटीजन ऑफ एनिमी कंट्री, इसमें भी यही बोल दिया कि एक कंट्री दूसरी कंट्री, 2 पार्टनर है, आपको पता है, जैसे मैंने बोल दिया इंडिया पाकिस्तान, शुरू में ये मान के चलो कि अच्छे रिलेशनशिप थे, ऐसे मान के चलिए, एग्जाम्पल देने में क्या है, तो अच्छे रिलेशनशिप थे, तो दोनों, वहाँ का भी जो पर्सन था और यहाँ का जो पर्सन था वो पार्टनरशिप में थे। लेकिन जैसे ही आपस में क्या हो गया, उनके बीच में युद्ध हो गया, वॉर हो गई, लड़ाई हो गई, तो एनिमी कंट्री बन गई, तो पार्टनरशिप अपने आप एंड हो जाएगी और फर्म भी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। फिर आपको बोल दिया थर्ड, इफ़ ऑल और ऑल एक्सेप्ट वन, ये बट वन की जगह चाहे आप एक्सेप्ट पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इफ़ ऑल और ऑल एक्सेप्ट वन पार्टनर आर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, मतलब सारे के सारे पार्टनर दिवालिया हो गए, या सारे के सारे बस एक को छोड़ के, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि डी बच गया था लेकिन बाकी सारे इंसॉल्वेंट हो गए थे, तो तब भी क्या हो जाएगा, कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हो, या तो मिनिमम आपको पता है कि 2 जो पार्टनर थे वो होना ज़रूरी है मिनिमम, तो अगर वो एक ही रह जाता है, या मैक्सिमम नंबर में क्या बोलोगे, अगर 50 से ज़्यादा हो जाते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस के केस में। ऑर्डिनरी बिजनेस के केस में मैंने आपको रूल बताया था, एक तो पार्टनरशिप का रूल, सॉरी कंपनी का रूल बताया था, कंपनी रूल 2014 के अकॉर्डिंग एक कंपनी एक्ट बताया था, ठीक है।
तो कंपनी एक्ट में जनरली क्या था आपका कि 100 तक हो सकता है, पर आपने जो रूल बुक देखा उसके हिसाब से आपने क्या देखा था, 50 या समथिंग पार्ट देखा था, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है। तो एक बार उसको रिकरेक्ट कर लेना जो भी मैं बोल रहा हूँ। पर यहाँ पे आप नॉर्मल केस में क्या बोलोगे कि अगर 50 से ज़्यादा पार्टनर हो जाते हैं तो कंपलसरी डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक। फिर डिसोल्यूशन बाय नोटिस बोल रखा है, उसमें जनरली क्या हो गया, वही पार्टनरशिप है तो अगर विल पे है, विल पे मतलब क्या हो गया, अगर ऐच्छिक साझेदारी है तो किसी भी पार्टनर की मर्जी से वो क्या करेगा, नोटिस दे देगा बाकी सारे पार्टनर्स को, बोल देगा कि फॉर्म क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। तो ये तो बेकार पार्ट है। फिर आपको दे रखा है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट जब भी ऑर्डर देगा, अब देखो कोर्ट कब कब ऑर्डर दे सकता है, अगर कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि मेंटली उसकी हेल्थ सही नहीं है, यानी पागल बोलते हैं ना अगर हिंदी में, तो जनरली आप वो नाम दे सकते हो। ठीक। यानी अस्वस्थ दिमाग का है, ये जनरली बोल दिया। फिर आपको दूसरा बोल दिया वेयर पार्टनर हैज़ बिकम इन एनी वे परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज ए पार्टनर। देखो परमानेंटली, ठीक है, टेम्पररी नहीं बोल रहा, परमानेंटली इनकेपेबल मतलब क्या हो गया, अपाहिज। ठीक, जिसे आप बोलते हैं डिसेबल। तो कोई अगर पर्सन यानी कोई पार्टनर अगर डिसेबल बन गया और वो परमानेंटली बन गया तो उस केस में क्या पता कोर्ट डिसोल्यूशन का पार्ट कर दे, जिसमें वो क्या कर सकता है, अपने बिजनेस के पार्ट को कन्फर्म यानी पूरा का पूरा नहीं कर पा रहा। तो ये हो गया। फिर आपको बोल रहा है वेयर पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। ठीक है, उसने बिजनेस में कोई ऐसा काम कर दिया जो कि बिजनेस में क्या था, मना था, जिसे आप बोल सकते हो मिसकंडक्ट को हिंदी में बोलते हो दुराचार। यानी ऐसा कोई उसने कंडक्ट कर दिया जो कि बिजनेस में क्या था, लीगल नहीं था। ठीक। तो ऐसा उसने कंडक्ट कर दिया, तो उसने इलीगल कोई भी कंडक्ट कर दिया। फिर फोर्थ आपको बोल दिया, देखो जैसे मैं बोल सकता हूँ कि पार्टनर ने क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा एम्बेजलमेंट कर दिया, चोरी कर दी, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन कर दिया अकाउंट का, तो वहाँ पे फर्म का बंद होना ही सही रहेगा, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर दे देगा। और उसके बेसिस पे बाकी जो पार्टनर है, देखिए अगर मान के चलो ABCD है, डी अगर मिसकंडक्ट का दोषी पाया जाता है, ठीक, तो उस केस में कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। अब ABC की बाद में मर्जी है ना कि वो नई फर्म के नाम से वापस से रजिस्टर करेगी, लेकिन उस वक्त तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो फर्म का डिसोल्यूशन होगा ही होगा। फोर्थ में क्या बोल दिया, वेयर ए पार्टनर विलफुली कमिट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट रिलेटिंग टू मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ द फर्म। तो वही जो एग्रीमेंट हुआ था, अगर एग्रीमेंट में क्या कर रहा है वो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर गड़बड़ कर रहा है, या जो एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ था उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा। फिर फिफ्थ में क्या बोल दिया, वेयर ए पार्टनर हैज़ इन एनी वे ट्रांसफर द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म। अब देखिए कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, दूसरे पार्टनर को थोड़ी देगा, थर्ड पार्टी को अगर वो क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। यानी ABC है, ठीक है, C का कोई भी पर्टिकुलर हिस्सा है, जनरली वो क्या कर रहा है, दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहा है। ये मान के चलो थर्ड पार्टी कौन हो गई, कोई रिलेटिव हो गया, कोई रिलेटेड पर्सन हो गया, जानकार हो गया, जनरली उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए क्या कर रहा है, फर्म का यूज़ कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म का यूज़ कर रहा है, तो फर्म डिसॉल्व होगी कोर्ट के ऑर्डर पे। वेयर द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट ए लॉस। ये बोल रहा है कि बिजनेस लॉस पे ही चलता जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि प्रॉफिट तो जनरली हो रही नहीं है, तो कोर्ट के ऑर्डर से वो क्या हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है। फिर जहाँ पे लास्ट पॉइंट में दे रखा है, कोर्ट जहाँ पे भी उचित समझे कि अगर इसको डिसॉल्व फर्म को करना ज़रूरी है, नहीं तो ये पब्लिक के लिए एक तरीके से क्या होगा, नुकसान वाला हो सकता है। या हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे बोल दे कोर्ट की जस्ट एंड इक्विटेबल बेसिस पे, मतलब वही पब्लिक के हिसाब से, या हम बोल सकते हैं कि पूरे बिजनेस के हिसाब से ये एक तरीके से सही है कि फर्म को डिसॉल्व करना सही है, नहीं तो ये क्या कर सकती है, कंट्री को नुकसान पहुंचा सकती है, पब्लिक को नुकसान पहुंचा सकती है। तो वो कोर्ट के ऊपर है, अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो। फिर पांचवा आपको क्या बोल दिया, और देखिए यहाँ पे मैंने सेक्शन भी लिए हुए, यहाँ रखना, जैसे यहाँ पे मैंने लिया हुआ ये 40 का पार्ट, ये 41, फिर 43, फिर 44 और फिर ये 42। 42 किससे रिलेटेड है, कुछ भी सर्टेन इवेंट अगर होता है, सर्टेन कंटीजेंसी होती है, उसकी हैपनिंग पर डिसोल्यूशन हो जाता है। जैसे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था 2 ईयर्स, तो जैसे वो 2 ईयर एंड होते हैं तो एक्सपायरी होने पे क्या होता है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, मतलब फर्म क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। वैसे सेकंड पॉइंट में क्या बोल दिया, अगर कोई सर्टेन वर्क है, जैसे पुल बनाने का ऑर्डर हुआ, रोड बनाने का ऑर्डर हुआ, जैसे ही वो रोड बनाने का पार्ट सारा का सारा कंप्लीट हो जाता है, कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में जो भी पार्टनर्स थे आपस में क्या हो जाएंगे, यानी जो भी उनका बिजनेस है वो खत्म हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो बोल रहा है वेयर ए पार्टनरशिप इज फॉर्म टू डू ए सर्टेन वर्क, द फर्म इज डिसॉल्व सून आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट वर्क। फिर आपको बोल दिया ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर। अब देखिए आप बोलोगे कि इसमें कौन सा पार्ट हुआ कि कैसे डिसॉल्व होगा, ठीक। अब ये तो क्या होगा कि किसी पार्टनर पे डिपेंड करेगा ना, वो सॉरी किसी पार्टनर नहीं, सारे पार्टनर्स पे डिपेंड करेगा। जैसे ABCD है, D की डेथ हो गई, तो आपको पता है कि ABC पे डिपेंड करेगा कि बिजनेस को चलाना है या नहीं चलाना, या डिसॉल्व करना है, वो तो उनके ऊपर है। नया एग्रीमेंट बनाना है एक तरीके से,
या हम बोल सकते हैं कि बिजनेस को पूरे के पूरे को बंद करना है, तो किसके ऊपर होगा, ABC के ऊपर। वैसे यहाँ पे बोल दिया ऑन डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी पार्टनर बाय द कोर्ट। ठीक, ऑन डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी पार्टनर बाय द कोर्ट, अगर कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया किसी पर्टिकुलर पार्टनर की इंसॉल्वेंसी और कोर्ट को लग रहा है कि आगे बिजनेस कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, तो इस केस में कोर्ट डिसाइड कर देगा, कोर्ट डिक्लेयर कर देगा कि आपको डिसॉल्व होना है। ऊपर इसको देखो, उसमें देख सकते थे 4th पॉइंट में, लेकिन यहाँ पे ये सेक्शन 42 में लिया गया, इसलिए हमने इसमें ही दिया। अब आपको बोल रखा है डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सिंपल पार्ट है, अगर आपने ऊपर मेरे से जो मीनिंग का पार्ट देखा उसमें यही बोल रखा है। यहाँ पे क्या बोल रखा है, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि 2 या उससे ज़्यादा पर्सन क्या कर रहे हैं, लीगल बिजनेस को कैरी कर रहे हैं, जिसमें उस पार्टनरशिप को क्या कर रहा है, या तो एक पार्टनर सबके बिहाफ पे चला रहा है, या सारे पार्टनर क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर बिजनेस को चला रहे हैं। तो आपको पता है कि उनके बीच में एग्रीमेंट में चेंज भी हो सकता है, तो चेंज इन एग्रीमेंट होने से डिसोल्यूशन होता है। अब चेंज इन एग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया, कोई पार्टनर नया एडमिट हुआ, रिटायरमेंट हुई, डेथ हुई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ, या कोई अदर रीजन भी हो सकता है, कोई इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, जैसे 4 पार्टनर है ABCD मैंने बताया था, D इंसॉल्वेंट हो गया, तो कोई अदर रीजन भी हो सकता है। आपको जैसे मैंने बता दिया कि D किसी पर्टिकुलर रीजन से छोड़ के चले गया, रिटायर हो गया, डेथ हो गई, तो वो सारा पार्ट क्या आएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की पार्ट में आएगा, क्योंकि बाकी जो पार्टनर है वो तो बिजनेस को कंटिन्यू कर ही रहे हैं। जबकि पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है, बिजनेस की एक्टिविटी डिसकंटिन्यू हो रही है। अब वो किसकी वजह से हो रही है, जनरली हम बोल सकते हैं, तो बहुत सारे रीजन थे जो अभी हमने ऊपर पढ़े मोड्स ऑफ बिजनेस वाले पार्ट में, यानी मोड्स ऑफ डिसकंटिन्यूएशन वाले पार्ट में देखे ये वाले सारे। ठीक है, तो जितने भी आपने मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन का पार्ट देखा वो सारा का सारा इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे बोल दिया कि कोर्ट के ऑर्डर से, यहाँ पे आपको सिंपल बता रखा है कि पार्टनर के बीच में जो भी एग्रीमेंट या कोर्ट के ऑर्डर से, या इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं नोटिस के थ्रू, या विल, पार्टनरशिप विल पे होने पर जनरली क्या करता है पार्टनर, नोटिस दे देता है। एक आप बोल सकते हो कि सर्टेन इवेंट के होने पे, जो अभी भी मैंने आपको लास्ट पॉइंट में बताया। इसी तरीके से कंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस की जब बात कर रहा है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि आपको पता है कि जब भी पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी तो बिजनेस तो कंटिन्यू चलता रहेगा, बाकी पार्टनर बिजनेस को चलाते रहेंगे, जबकि इसमें क्या होगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। यहाँ पे भी यही बोल रखा है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ, अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्म डिसॉल्व हो जाए, फर्म क्लोज नहीं होगी। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है कि अगर पार्टनरशिप फर्म टर्मिनेट हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, पार्टनरशिप भी टर्मिनेट हो जाती है। इसका मतलब बिजनेस परमानेंटली क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो जो पार्टनरशिप भी है वो भी क्लोज हो रही है। अब देखिए सेटलमेंट की बात कर रहा है। सेटलमेंट आपको तभी समझ में आएगा जब आप मुझसे इलस्ट्रेशन का पार्ट कवर कर लेंगे, क्योंकि देखिए सेटलमेंट क्या एक तरीके से थ्योरेटिकल पार्ट है जो कि किससे लिंक है, प्रैक्टिकल से। कि शुरू में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा लॉस या डेफिशिएंसी की बात करते हैं, या जो भी प्रॉफिट आता है, ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं, जो भी लॉस डेफिशिएंसी कैपिटल की वो सेट ऑफ करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसके बाद पार्टनर्स पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटते हैं। उससे पहले क्या करते हैं, हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो वो सारा प्रोसेस किस में दे रखा है, सेक्शन 48, 49, 55 में। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट आपको बाद में समझ में आएगा। पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये दोनों पॉइंट मैं अगली वीडियो के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक, ये थ्योरेटिकल पॉइंट जो भी है, क्योंकि जैसे आप रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, या इसके अलावा पार्टनर्स लोन अकाउंट, जितने भी अकाउंट बनते हैं वो अगर बना लोगे तो उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा थ्योरेटिकल पार्ट। तो यहाँ पे बोल रखा है अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ये बोल रहा है कि जैसे ही डिसोल्यूशन की डेट स्टार्ट होती है, फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन यूजुअल बिजनेस एक्टिविटीज आर क्लोज्ड एंड द वर्किंग ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ असेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज कमेंसेस। इसका मतलब क्या हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट खुलेगा जिसमें हम बोल सकते हैं कि एसेट्स को क्या करना है, आपको क्लोज करना है, लायबिलिटीज़ को भी क्लोज करना है। फिर एसेट्स को बेचोगे, बेचने से जो भी कैश रियलाइज होगा वो लायबिलिटी को पे करने के लिए काम में आएगी। तो उसके लिए आपको बहुत सारे अकाउंट खोलने पड़ते हैं। सबसे पहला कौन सा है, रियलाइजेशन अकाउंट। फिर आपको पता है पार्टनरशिप कैपिटल यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खुलता है। फिर आप बैंक कैश अकाउंट, उससे पहले आप चाहे तो पार्टनर्स लोन अकाउंट भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि फर्म को पार्टनर ने लोन दिया हुआ होता है, तो लोन फ्रॉम पार्टनर, या जैसे मैंने बोल दिया कि ए ने लोन दिया तो एज लोन अकाउंट, वो भी खोलना पड़ता है। वो आपका रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, कैसे आपको भी पता चल जाएगा जैसे जैसे आप क्या करोगे, एंट्रीज के पार्ट सीखते जाओगे। अब आपको बोल रहा है कि रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब क्या होता है, जो कि मैंने अभी भी आपको बताया कि फर्म के डिसॉल्व होने पर जो भी एसेट्स लायबिलिटी क्लोज होती है, तो एसेट्स को क्या करना पड़ता है, बेचना पड़ता है। बेचने से जो भी पैसा रियलाइज़ हुआ, जरूरी नहीं कि हर एसेट से पैसा रियलाइज़ हुए, जितनी भी एसेट से पैसा रियलाइज़ हुए तो आप क्या करोगे, उसको कवर कर लोगे यानी रिकवर कर लोगे, और उसमें से लायबिलिटी क्या कर दोगे, पे कर दोगे। ठीक, उसके बाद जो भी आपका प्रॉफिट लॉस का पार्ट बचेगा
वो पार्टनर्स की कैपिटल में बढ़ जाएगा। अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर्स की कैपिटल क्रिएट हो जाएगी, लॉस है तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो देखो प्रॉफिट या लॉस की बात कर रहे हैं तो जैसे हमने रीवैल्यूएशन में देखा, प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट या डेबिट हो जाता था, प्रॉफिट तो क्रेडिट, लॉस तो डेबिट। वैसे ही रियलाइजेशन अकाउंट भी यही बताता है। तो ये कौन से नेचर का है, नॉमिनल। आप देख सकते हो पर्पज भी यही बोल रखा है, द पर्पज ऑफ ओपनिंग दिस अकाउंट इज टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजिंग सेल प्रोसीड ऑफ असेट्स, और उसके थ्रू क्या करते हो आप, लाइबिलिटी पे करते हो, जिसके थ्रू क्या निकल के आता है, प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है। अब देखिए आपको रियलाइजेशन का इतना पार्ट पता नहीं है, तो अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो बाद में देखिए कब, जैसे ही आप एंट्रीज का पार्ट देख लेते हो और एक रियल क्वेश्चन कवर कर देते हो तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो मैं आपके 3 पार्ट छोड़ रहा हूँ क्योंकि थियोरटिकली मैं आपको बोलता रहूँगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। या आपने क्या 12th में देखा भी होगा, मुझे पता है, तो तब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि कईयों को नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा, पहले एंट्रीज़ का पार्ट बता रहा हूँ आपको, या पहले फॉर्मेट बता रहा हूँ, फिर आपको एंट्रीज़ का पार्ट बताऊँगा, जिससे आपको एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, सीधा एक फॉर्मेट पे आपको लेके चल लेता हूँ। देखिए अब आपको फॉर्मेट दे रखा है रियलाइजेशन का, जो कि मैंने बताया कि आज यही कवर करेंगे, क्योंकि देखिए जब मैं आपको एंट्रीज़ का फॉर्मेट बताऊंगा तो वही इतना सारा हो जाएगा कि आपको हेक्टिक लगने लग जाएगा। लेकिन देखिए आपको रिवॉल्यूशन के साथ उसको मिक्स नहीं करना। जब भी आप रियलाइजेशन देखते हो और रिवॉल्यूशन देखते हो तो उसमें आपको क्या है, रिजर्व दिखते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, तो आप कन्फ्यूज हो जाते हो। अगर आपने रिवॉल्यूशन से रिलेटेड पढ़े तो उसको रियलाइजेशन से लिंक नहीं करना। अगर आपने रिवॉल्यूशन अकाउंट पढ़ा तो उसमें आप क्या करते हो, एसेट को बढ़ाते हो तो बाय एसेट करते हो, तो आप रीवैल्यू कर रहे हो, जो कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत पुरानी एसेट्स हो जाती है। जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो हमें पता है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लेना सही नहीं रहता, हमें सब्सटेंशियल पार्ट दिखाना पड़ता है, मैंने आपको बताया था। और लाइबिलिटीज़ आपको पता है आपको रीअसेस करनी पड़ती है, तो लाइबिलिटी कितनी इंक्रीज हुई, टू साइड पे आ गई, कितनी डिक्रीज हुई, बाई साइड पे आ गई, अपोजिट में आ जाती थी, ये समझाया था कॉन्सेप्ट। तो आप इसमें भी ये समझिए कॉन्सेप्ट, क्योंकि फर्म बंद हो रही है। फर्म बंद होने का मतलब क्या है, अब बैलेंस शीट तो रहेगी नहीं, पार्टनर्स कैपिटल भी जो रहेगा उसका बैलेंस तो रहेगा नहीं। तो हमें क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाना है, क्योंकि हमें ये पता करना है कि यार जब भी फर्म डिजॉल्व हो रही है वो जरूरी नहीं कि लॉस की वजह से डिजॉल्व हो रही हो, किसी और रीजन की वजह से भी हो सकती है, तो उसमें प्रॉफिट का पार्ट भी आ सकता है यार रखना। क्योंकि एसेट्स क्या पता इतनी ज़्यादा बिक गई हो या इतनी ज़्यादा वैल्यू मिल गई हो, तो जो लाइबिलिटी पे कर रहे हैं वो कम हो, तो आपका प्रॉफिट का पार्ट भी हो सकता है। या जो रियलाइजेशन के एक्सपेंस है वो भी इतने ज़्यादा नहीं हो, तो आपका जो रियलाइज का पार्ट हो ज़्यादा हो। तो ये बोलता है एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट, लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, आपको पता है। तो आप क्या करो, इसको क्लोज करो। अब क्लोज करने के लिए क्या करोगे, एसेट्स को क्रेडिट कर दोगे। तो देखिए मैंने क्या कर दिया, 2 एसेट। अब आपको पता है कि ऊपर कोई अकाउंट तो ओपन करने पड़ेगा, तो आप याद रख लेना कि इसको मान के चलिए कि रिलायशन नाम का एक पर्सन है, इसको क्या बोला कि भाई तेरे को सारी एसेट दे देते हैं, तेरे को सारी लाइबिलिटीज़ भी दे देते हैं। अब तो क्या करना, एसेट को बेच के जो भी पैसा है ना वो रिलाइज कर लेना, और लाइबिलिटीज़ में यूज़ कर लेना, यानी उनको पे करने के लिए यूज़ कर लेना। जो भी बच गया उस पर जो तेरा कमीशन बन रहा है वो ले लियो, जो भी तेरा कमीशन बन रहा है वो ले लियो, ठीक है। तो जो कमीशन बनेगा वो ले लियो, बाकी हम देख लेंगे कि जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस है वो क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। अब देखिए रिलाइजेशन अकाउंट बनाता ही कौन है, पार्टनर बनाता है जनरली। ए बी सी है, डिजॉल्व कर रहे हैं, तो मान के चलो बी को काम दे दिया और बी को क्या बोला कि भाई जो भी तू अमाउंट रिलाइज करेगा या पे करेगा, जैसा भी क्वेश्चन में बोल रखा है उसका तेरे को क्या मिलेगा, 2% कमीशन मिल जाएगा, 3% मिल जाएगा। तो वो भी एक तरीके से क्या है, रिलाइजेशन का अकाउंट में जाएगा, क्योंकि जो भी एक्सपेंसेस है वो किस नाम से डेबिट होंगे, रियलाइजेशन अकाउंट नाम से डेबिट होंगे। ठीक है, आपको एंट्रीज में भी पता चल जाएगा और मैंने वैसे भी अभी आपको बता दिया। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे पहले क्या करोगे, एसेट्स को क्लोज करोगे, तो क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। वैसे लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट, तो उसको आप क्या करोगे, डेबिट, तो एंट्री क्या होगी, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब कुछ एसेट्स और लाइबिलिटी आपको नहीं लेनी होती, वो ऊपर भी मैंने लिखी हुई है एंट्रीज के बाद, और यहाँ पे भी आपको शॉर्ट में लिखी हुई है ताकि आपको कुछ समझ में जाए, लेकिन डिटेल में नहीं है। डिटेल में तो आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में कोई भी लाइन आ सकती है, तो आपको ऊपर जो मैंने बताया है नरेशन वाले पार्ट या एंट्रीज के पार्ट वो तो देखने ही पड़ेंगे, जो मैं आपको भी बताऊंगा। तो मेरी वीडियो इसलिए लेंथी बनेगी, याद रखना। तो यहाँ पे देखिए 2 सन्ड्री एसेट्स है, लेकिन इसमें क्या एक्सक्लूड होगा, कैश और बैंक। क्यों, क्योंकि ये अलग से खुलता है, जैसे रिलेशन खुलता है वैसे कैश और बैंक अलग से खुलता है। आपको पता है कि कैश और बैंक का टोटल लास्ट में मैच कर जाता है। इसमें क्या होता था, जब भी डिसोल्यूशन लोग करते थे, अगर आप स्कूल में करते थे तो आपका भी मिल जाता था टोटल और सामने वाले का भी टोटल मिल जाता था, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सेम मिले। हम बोल सकते हैं कि क्या पता वो कोई ट्रांजैक्शन भूल गया, लेकिन अगले पार्ट में पार्टनर्स कैपिटल में वो एडजस्ट हो जाएगा, या किसी वजह से जो प्रॉफिट लॉस है एडजस्ट होके अपने आप आपका कैश बैंक टोटल का मैच कर जाता था और आप क्या सोचते थे, सही आ रहा है। लेकिन उसके अंदर की जो अकाउंटिंग की मिस्टेक है,
कॉन्सेप्ट की मिस्टेक है वो आप कर लेते थे। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है, कैश और बैंक को आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। फिक्टिशियस असेट्स जो भी हैं आप बोल सकते हो कि देखिए कंपनीज के केस में ज़्यादातर होती है, पार्टनरशिप में तो आप क्या बोल सकते हो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो आपको नहीं लेना, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं वो आपको नहीं लेने। तो वो कहाँ लोगे, वो पार्टनर्स कैपिटल या करंट में क्या कर दोगे, पार्टनर्स की कैपिटल में डेबिट कर देंगे, क्योंकि आपको मैंने सिखाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट करेंगे इसका मतलब क्या है, ये डेबिट होते हैं इनको क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे, इसका मतलब ये है। ये मत सोच लेना सर आपने कैपिटल डेबिट बोल दिया, कैपिटल तो डेबिट होगी ही, जो भी है पीएनएल का डेबिट बैलेंस है वो क्रेडिट हो जाएगा, फिक्टिशियस एसेट्स जो भी डेबिट होती है वो क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टू पीएनएल नॉर्मल। तो यहाँ पे ये बोल रखा है। इसी तरीके से लोन्स टू पार्टनर, देखिए क्या होता है, दो होते हैं, एक तो फर्म ने लोन दिया और एक फर्म ने लोन लिया पार्टनर से। अगर फर्म ने लोन दिया है तो फर्म की एसेट है, पार्टनर को दिया है तो पार्टनर का अलग से अकाउंट खुलता है। मैंने आपको बताया ऊपर 4 अकाउंट दे रखे थे, एक तो रियलाइजेशन, एक पार्टनर्स कैपिटल, एक कैश बैंक, एक अदर। तो जनरली आप अदर में ये अकाउंट ले लेना, यही ज़्यादातर खुलता है, एक तो लोन टू पार्टनर और एक लोन फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर्स लोन। अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो लाइबिलिटी है, अगर फर्म ने लोन दिया है तो एसेट है, इसका अलग से अकाउंट खुलता है और ये अलग से पेमेंट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिलाइजेशन में ये जो एसेट है लोन टू पार्टनर ये बंद नहीं होती, वैसे जो ये लाइबिलिटी है लोन फ्रॉम पार्टनर ये भी बंद नहीं होती, ये अलग से ओपन होती है और अलग से बंद होती है। अब देखिए जो सन्ड्री एसेट्स है, इससे रिलेटेड जो अमाउंट है वो यहाँ मिलेगा बाय कैश या बैंक। क्योंकि आप सोचिए कोई भी पर्टिकुलर एक एग्जांपल सोच लीजिए, जैसे आप सोच सकते हैं कि डेटर्स हैं, तो डेटर्स आप सोच सकते हैं कि आपको 20,000 दे रखे हैं, कहाँ पे, बैलेंस शीट में। तो आपने क्या करा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर कर दिया इधर, तो आपने 20,000 से उसको क्लोज कर दिया। अब उससे रिकवर कितना हुआ आपको 18। तो आप देख सकते हैं डेटर जो डेबिट था और क्रेडिट कितना हो गया 20, तो 20 से 20 का पार्ट खत्म। तो आपको पता है कि जनरली आप क्या करते हो, जो भी बुक वैल्यू का पार्ट है उसके हिसाब से ले लेते हो। अभी मैं प्रोविजन इस पे नहीं जा रहा, क्योंकि मैं तो जनरली क्या करूँगा, जब भी नरेशन या एंट्रीज़ का पार्ट आपको बताऊँगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि 20,000 के डेटर से डेबिट आपने क्या कर दिया, क्लोज करके कर दिया क्रेडिट। तो सारा काम किसके पास चले गया, रियलाइजेशन नाम से एक पर्सन के पास। मैंने बोल दिया ना ये मान के चलो, लेकिन रियल में क्या होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। मैं तो एक क्या कर रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ कि रियलाइजेशन नाम का एक पर्सन है, वो सारा काम संभाल रहा है। अब अगर वो डेटर्स को क्या करेगा, रिकवर करने जाएगा तो उसको 18,000 मिले नॉर्मली, क्योंकि क्या है कि यार देखो फुल सेटलमेंट में ज़रूरी नहीं कि पूरे पैसे मिलते हो, तो फुल सेटलमेंट में मान के चलो 18 ही मिले, तो वो क्या करेगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कर देगा। यहाँ पे आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि लॉस हुआ या प्रॉफिट। अगर कुछ नहीं भी मिलते हैं तो आपको एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। एसेट के केस में यही होता है, अगर आपको क्वेश्चन में बोलता है कि एसेट रियलाइज हुई है तो आपको एंट्री करनी है, वरना नहीं करनी। तो एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 18,000। ठीक है, वैसे ही और कोई एग्जांपल देख लो, फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर, जो भी आप एग्जांपल देखोगे, अगर वो बेचा तो एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर पार्टनर्स ने ले लिया तो इस केस में क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन नाम का पर्सन क्या बोलेगा पार्टनर को, भाई तूने लिए एसेट, मुझे किससे लेना पैसा, तुझसे, तो हम क्या कर रहे हैं, तेरे हिस्से में से कम कर देते हैं, यानी पार्टनर्स कैपिटल में से क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर दिया, क्योंकि फर्म के पास कैश नहीं आया तो फर्म क्या बोलेगी, पार्टनर्स को अलग मान रही है, तो पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करके क्या बोल रही है कि लायबिलिटी के पार्ट, सॉरी जो भी पार्ट आपका क्या होगा, पेमेंट करना होगा, उसमें से इतना हिस्सा हटा दिया, क्योंकि वो आप घर पे लेके चले गए हो, वो फर्नीचर आपने ले लिया, वो मशीनरी आपने ले ली। तो अगर वो पार्टनर ले लेता है तो उतने से उसकी कैपिटल क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। समझ गए। अब देखिए आपने लाइबिलिटीज़ का पार्ट देखा, तो लाइबिलिटी आपने क्या करी, डेबिट कर दी। अब लाइबिलिटी का एग्जांपल सोच लीजिए, जैसे लोन है, लोन कितने का है, मान लो 5,000 रुपये का लोन है, नॉर्मल पार्टनर का नहीं बोल रहा, जैसे मान लो बैंक से लोन है 5,000 का, तो आप क्या करोगे, लोन को पेमेंट करने की एंट्री लोन टू बैंक, तो ये गलत हो जाएगा, जबकि एंट्री क्या करनी है, रियलाइजेशन टू बैंक। क्योंकि आप सोचिए कि लोन था पहले से ही क्रेडिट, आपने जैसे ही लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट करा और टू रिलेशन करा तो आपने लोन को डेबिट कर दिया, तो लोन तो खत्म हो ही चुका है। तो जनरली 5,000 को पे करने की एंट्री करोगे तो क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो पर्टिकुलर पर्सन कौन बोल रहा है, रियलाइजेशन बोल रहा है कि भाई जब मैंने पैसा रिकवर किया तो मैंने खुद को ही क्रेडिट किया कि मेरे पास इतने पैसे आ गए। अगर मैं पे कर रहा हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इतने पैसे जा रहे हैं, तो जो भी बच रहा है वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर आपका ये पार्ट ज़्यादा आ रहा है और ये पार्ट कम आ रहा है, तो मैंने तो हल्का सा आपको क्या है, फॉर्मेट का हिंट दिया है। अब इसमें बहुत चीज़ें आती हैं, एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या बोल रखा है आपको, बाय प्रोविजन फॉर एनी एसेट, जो कि एंट्रीज में ऊपर आएगी, तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन,
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, JLP रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और मेरे को एक और याद आ रहा है मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, जनरली वो इसमें आ जाता है। अब क्यों आता है वो मैं आपको भी एंट्रीज़ में बता दूंगा। ठीक, तो ये सारा लाइबिलिटी से रिलेटेड है। अब याद रखना कि जो ये प्रोविज़न बोल रखा है ये कभी भी पेमेंट नहीं होता। लाइबिलिटी ये एक्चुअल है, प्रोविज़न जबकि एक्चुअल नहीं होता, जेन्युइन नहीं होता। ये मान के चलो आपको पता है कि ये रियल में आपको पे करनी है लाइबिलिटी, मतलब लोन, क्रेडिटर्स, जो भी सप्लायर से आपने माल खरीदा है उसको आपको पेमेंट करना है। ठीक, तो आपको पता है। लेकिन प्रोविज़न किसी भी पर्टिकुलर एसेट पे बनाते हैं तो वो जनरली क्या एक तरीके से लिंक है, किससे लिंक है, एसेट से लिंक है। तो वो तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, तो आपने किससे चार्ज किया, P&L से, तो उसको पे करने की जरूरत है कि आपको नहीं। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, इनको पे करने की जरूरत है ही नहीं, तो टू कैश या टू बैंक आएगा ही नहीं। लेकिन इसके अलावा और क्या हो गया, देखो बाय कैश या बैंक मैंने आपको बता दिया इस साइड का, फिर ये बाय पार्टनर्स कैपिटल भी मैंने बता दिया, एसेट्स ले ली। वैसे ही मैंने लाइबिलिटी का आपको बताया था, ये देखिए कहाँ गया, ये मैंने बताया आपको। और आप ये भी देख सकते हैं कि अगर लाइबिलिटी ले ली गई है तो क्या होगी एंट्री, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। क्योंकि देखिए आपको पता है कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल में लोन लिया था तो लोन को क्या बोला था, क्रेडिट था, फिर उसको आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, तो आपने एंट्री क्या करी, लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन करा, लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो आपको पता है कि जब भी पार्टनर कोई पर्टिकुलर कैपिटल का यानी लोन का पार्ट अगर ले लेता है या लाइबिलिटी का पार्ट ले लेता है तो आप लोन को डेबिट करोगे ही नहीं, क्योंकि लोन तो पहले ही डेबिट हो चुका है। यहाँ पे बाई साइड में आप देख लेना, आप सन्ड्री लाइबिलिटीज बोल चुके हो, तो लोन पहले से ही डेबिट हो चुका है। तो उस केस में आपको डेबिट क्या करना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। अगर पे करते हो तो टू कैश या टू बैंक आएगा, लेकिन अगर पार्टनर ले लेता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल या टू पार्टनर्स करंट अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा और भी चीज़ें होती है। पार्टनर अगर काम कर रहा है किसके ब्याह पे, क्या बोल रहा है कि ये सारा का सारा रियलाइजेशन का पार्ट मैं कर रहा हूँ, तो मैं जितना भी एफर्ट कर रहा हूँ उसका मुझे कमीशन मिलना चाहिए। ठीक, अब फर्म किसकी है, पार्टनर की, तो पार्टनर क्या करेगा, अपना हिस्सा बढ़ा देगा, या हम बोल सकते हैं फर्म की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एंट्री क्या होगी, फर्म के लिए खर्चा है, एक्सपेंस किस में जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट में। एक्सपेंस डेबिट नहीं होगा, आप याद रखना, क्योंकि फर्म बंद हो रही है, तो आप ये नहीं कि एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कर दो, या आप ऐसे बोल दो रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ऐसे आपको एंट्री नहीं करनी, आपको सिर्फ क्या करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। जैसे आप एक्सपेंसेस पे करते हो रियलाइजेशन के, तो एंट्री क्या होती है, मान के चलो रियलाइजेशन टू कैश या बैंक, क्योंकि आप ये रियल में पे कर रहे हो, क्योंकि जो भी डिजॉल्व करेंगे तो डिजोल्यूशन के बहुत सारे खर्चे आएंगे। आपको पता है कि एक पार्टनर क्या करता है, जब फर्म बंद करता है तो लीगली उसको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, जो भी लॉयर इसको बंद करवाने के, सेटलमेंट का जो भी पार्ट है, तो उससे रिलेटेड उसको पे करना पड़ता है, तो टू कैश या बैंक होता ही है। तो उस केस में जो भी ये सारे ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग वो कर रहा है, तो वो क्या बोल रहा है कि मुझे कमीशन भी चाहिए पार्टनर को, तो पार्टनर क्या करेगा, एंट्री, यानी फर्म क्या करेगी, एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर को हिस्सा मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्म की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर इसी ब्याह पे मान के चलो रिलाइजेशन के एक्सपेंसेस कौन पे कर देता है, पार्टनर पे कर देता है, और बियर किसको करना पड़ता है, फर्म को बियर करना पड़ता है। पे कौन करता है, पार्टनर, लेकिन बियर किसको करना पड़ रहा है, फर्म को, बॉन्ड किसको करना पड़ रहा है, फर्म को। तो उस केस में भी एंट्री क्या होगी, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इसके अलावा 3-4 एंट्रीज और होती है जो कि मैंने ऊपर लिखी हुई है, लेकिन फिर भी लास्ट में देख लीजिए, देखो क्या आएगा, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। समझ गए। तो ये जरा सा फॉर्मेट था जो कि आपका देखो 10 से 15 मिनट का पार्ट कवर कर रहा था, लेकिन क्यों बताया, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। अब मैंने इसमें बहुत सारे केस लिए हैं, यहाँ से मैं कवर कर लेता हूँ, यहाँ से, ठीक है, कि रिलाइजेशन अकाउंट जब प्रिपेयर करते हैं तो एसेट को कैसे क्लोज करते हैं और कौन कौन से पार्ट को नहीं लेते हैं। तो देखिए आपको पता है कि सबसे पहले एंट्री क्या बताई थी, जैसे एसेट्स को क्लोज करते हो तो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स बीइंग एसेट ट्रांसफर टू रिलाइजेशन अकाउंट, ये आपको पता चल गया। अब नोट में पार्ट देख लेना, जिससे आपको सारा का सारा पार्ट आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ये आपको डिटेल में दे दिया, जो कि आपने फॉर्मेट में देखा था तो वो आपको ब्रैकेट में दे रखा था, तो यही पार्ट आपको डिटेल में दे दिया, कैश एंड बैंक बैलेंस आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, ये याद रखना, ये तो आपको पता ही रहता है, क्योंकि देखिए कैश और बैंक जो अकाउंट है वो अलग से खुलता है, ठीक है। फिर आपको बोल रखा है एसेट टेंजिबल एंड इंटेंजिबल आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर ग्रॉस वैल्यू। अब याद रखना कि ज़्यादातर वही एसेट्स ली जाती है जिनसे हम क्या बोल सकते हैं कि कैश मिल रहा है, रियलाइज़ होगा, यानी उसको बेचेंगे तो उनसे कुछ ना कुछ पैसा रिकवर होगा। आप बोलते सर क्वेश्चन में बोल ही नहीं रखा कि जैसे मान के चलो बोल रखा है गुडविल दे रखी है, लेकिन गुडविल का आपको नहीं दे रखा पार्ट, तो आप क्या करोगे ट्रीटमेंट। मैं गुडविल का एक ट्रीटमेंट था पूरा कवर करना रह गया मेरा, तो मैं क्या करूँगा अगली वीडियो में पर्टिकुलर जो PDF है उसमें कवर कर लूँगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। पर अभी आप शॉर्ट में समझ लीजिए। देखिए अगर आपको गुडविल बोल दिया
और आपको दे दिया कि 20,000 या 40,000 की गुडविल दे रखी है, तो आपने क्या कर दिया, रिलाइजेशन में टू साइड में गुडविल 40,000 की कर दी। अब आपको नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जब भी आपने करा होगा एग्जाम में क्वेश्चन या आप जो स्कूल में आपने क्वेश्चन करा होगा, तो आपको पता चलता है कि कुछ भी नहीं दे रखा होता, तो आप बाय साइड में कोई भी एंट्री नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप सोचिए गुडविल डेबिट थी और आप उसको बंद कर चुके हो। अगर पैसा मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो भी ठीक है। क्योंकि ये सोचिए कि बाय साइड का मतलब क्या होता है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं यहाँ पे हम लाइबिलिटी क्लोज कर रहे हैं, और जनरली मैं कैसे याद रखता हूँ, बाय साइड को मैं प्रॉफिट की साइड सोचता हूँ कि यहाँ से हमारा फ़ायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें कैश मिलेगा, हमारी लाइबिलिटी कम होगी, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगी, क्योंकि पार्टनर क्या कर रहा है, हमारी एसेट्स को ले रहा है, फर्म की एसेट्स को क्या कर रहा है, ले रहा है, तो फर्म की लाइबिलिटी कम हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल से। तो ये मैं फ़ायदे की चीज़ सोचता हूँ, और टू साइड में क्या करता हूँ, नुकसान की चीज़ सोचता हूँ। टू में जनरली क्या होगा, जो एसेट्स है वो क्लोज हो जाएगी, ये मान के चलो। पर इसके अलावा ये सोचिए कि आपको क्या करना पड़ेगा, लाइबिलिटीज़ को पे करना पड़ेगा, टू कैश या बैंक करना पड़ेगा। पार्टनर क्या कर रहा है, लाइबिलिटी को ले रहा है, तो फर्म की लाइबिलिटी को पार्टनर ले रहा है, तो फर्म को पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, अभी नहीं तो बाद में पैसा देना पड़ेगा, तो क्या होगा, टू पार्टनर्स कैपिटल या टू पार्टनर्स करंट करेंगे, तो फर्म की लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो जनरली मैं लॉस के पार्ट को बोलता हूँ, टू साइड को। तो आपको पता है कि बाय का पार्ट ज़्यादा आ रहा है। अब अगर बाय पार्ट में पैसा नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे, गुडविल से कुछ भी रिकवर नहीं हुआ। ठीक है, तो डैश करा। अगर 40 में से 5,000 भी रिकवर हो जाते हैं ऐसे बोलता है तो 5,000, लेकिन गुडविल से रिकवर थोड़ी होता है, ये तो मैंने एग्जांपल ऐसे ही आपको बता दिया। तो गुडविल जनरली आपको बोलेगा, और कुछ नहीं बोलेगा तो हम क्या बोलेंगे, ये रिटर्न ऑफ हो गई पूरी की पूरी, इससे कुछ भी पैसा नहीं मिला। अगर आप फर्नीचर का एग्जांपल ले लीजिए, फर्नीचर जैसे 1 लाख का है और आपको पता है कि उससे 20,000 आपको कैश मिल रहा है, तो आप बाय कैश या बैंक कितना लिखोगे, 20। अब खुद सोचिए कि आपने यहाँ पे 1 लाख लिखा, ये लॉस का पार्ट सोचिए, और यहाँ पे आपने बाय साइड में 20 लिखा, बाय कैश या बैंक, तो 1 लाख और 20 का डिफरेंस कितना है, 80। तो यहाँ पे पलड़ा बारी है, यहाँ पे 80,000 का पार्ट है, तो ये लॉस को डिनोट कर रहा है कि आपने अपनी एसेट क्लोज करी और उसमें से आपको सिर्फ 20,000 ही बाई साइड पे मिला, तो हम क्या बोल सकते हैं, 80,000 आपके जा रहे हैं। तो टू साइड का पलड़ा बाड़ी है, मतलब क्या हो गया, एक तरीके से लॉस के साइड ज़्यादा है। तो इस तरीके से सोच के करिए, आपको माइंड में आ जाएगा। और याद रखना कि लाइबिलिटी हमेशा पे होती है, चाहे क्वेश्चन में नहीं भी दे रखी हो, दे रखी हो तो अच्छी बात होगी, जो भी अमाउंट होगा उसके हिसाब से पे कर दोगे रिलेशन टू कैश या बैंक। लेकिन अगर आपको जैसे सपोज करो कि क्रेडिटर दे रखे हैं 30,000 के, और आपने क्या कर दिया, उसको बाई साइड पे बंद कर दिया, बाई क्रेडिटर, यही करते हो बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज़, तो आपने कितना दिखा दिया, 20,000। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो उसको पे करने के लिए टू बैंक या कैश, जैसे भी आपका अकाउंट खुला हुआ रहता है उसके हिसाब से कर दोगे। अगर कुछ नहीं दे रखा, अगर आपको स्पेसिफिकली बोल दिया कि उसका पेमेंट जो हुआ है वो 15,000 किया है, तो हम क्या बोल सकते हैं, 20,000 पे क्लोज किया और 15,000 पे कर दिया। ठीक, इस तरीके से आपको दिखाना है। तो आप सोच सकते हो कि आपका फ़ायदा कितने का हुआ, तो देखिए इसका पलड़ा भारी है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे 5,000 का एक तरीके से फ़ायदा हो गया। तभी मैं बोलता हूँ कि ये फ़ायदे का सौदा है, और यहाँ पे टू साइड क्या है, नुकसान का पार्ट है। ऐसे सोचिए, आपको माइंड में आ जाएगा। अब देखिए ये बोल रहा है कि एसेट्स जो भी है वो ट्रांसफ़र होगी रिलेशन अकाउंट पे ग्रॉस वैल्यू पे। इसका मतलब क्या है, आप सोचिए कि जब भी आप डेटर्स अकाउंट या आप मशीनरी अकाउंट कोई भी क्रिएट करते हो तो उसके नीचे क्या करते हो, प्रोविजन बनाते हो। जैसे डेटर्स पे क्या बनाते हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हो, तो आपको प्रोविजन को अलग से बंद करना है, याद रखना। यानी डेटर्स की वैल्यू नेट पे नहीं लेनी, ग्रॉस पे लेनी है। मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब जितनी भी फिक्स सेट है उसको भी आपको ग्रॉस वैल्यू पे लेना है। अब क्यों लेते हैं, क्योंकि देखिए जब भी आप क्या करते हो, डेटर्स का पार्ट बनाते हो, यानी अगर लेजर बनाते हो मान के चलो, तो डेटर्स का अलग अकाउंट बनता है और प्रोविजन का अलग से अकाउंट बनता है। ये नहीं कि वो इसमें चले जाता है, ठीक है, ऐसा कोई पार्ट नहीं रहता। ये बोल सकते हो कि प्रोविजन का अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, आपका डेटर्स का अलग बन रहा है, प्रोविजन का अलग बन रहा है। जब भी आप मशीनरी का पार्ट देखते हो और एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन देखते हो, या जिसको आप प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन बोलते हैं, तो आपको क्या है, मशीनरी का अकाउंट अलग से बनाना है, जिसमें आप क्या लेते हो, जनरली ग्रॉस वैल्यू लेते हो। डेटर्स में भी जनरली आप क्या लोगे, बैलेंस के हिसाब से लोगे। तो ये बोल रहा है कि जब आपका अलग अलग पार्ट बन रहा है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस वैल्यू ही लेनी है, न कि नेट वैल्यू लेनी है। क्योंकि ये जो प्रोविजन के अकाउंट है ये इससे लिंक है। आपने प्रोविजन जो बनाया वो किसके थ्रू बनाया, पीएनएल के थ्रू। और आप एक और चीज़ याद रखिए कि मैं बोलता हूँ कि लाइबिलिटी जब भी आप क्या करते हो, बाई साइड में क्लोज करते हो, तो ये प्रोविजन भी क्लोज करते हो। क्यों करते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये भी क्या है, लाइबिलिटी के पार्ट है। क्योंकि डेटर में से लेस हो रहे हैं, इसका मतलब एसेट में से लेस हो रहे हैं, तो ये लाइबिलिटी से लिंक है। ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटी में आएंगे। वैसे ही आपको बताइए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी मशीनरी में से या फर्नीचर जो भी आपकी फिक्स रेट है उसमें से लेस हो रहा है, तो वो भी लाइबिलिटी से
रिलेटेड है, तो वो भी क्या होगा, एक तरीके से लाइबिलिटी वाले पार्ट में जाएगा। लाइबिलिटी क्रेडिट होती है तो आपको क्या करना है, उसको डेबिट करना है और रियलाइजेशन को क्रेडिट करना है। इसलिए वो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज़ जब आती है तो उसके नीचे बाय प्रोविजन भी करते हो। लेकिन जितनी भी सन्ड्री लाइबिलिटीज है वो जेन्युइन है, यानी उसको आपको पे करने की जरूरत है टू कैश या बैंक, जबकि प्रोविजन पीएनएल से बनता है। ठीक है, तो जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, प्रपोज डिविडेंड हो गया, जो भी पार्ट आ गया, प्रपोज डिविडेंड तो चलो आप पे कर लेते हो, लेकिन प्रोविजन की जो मैं बात कर रहा हूँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और मैं प्रपोज डिविडेंड कंपनी का यहाँ पे लेके क्यों आ रहा हूँ, ये तो पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ ना मैं। तो मैं जनरली बोल रहा हूँ आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसको पे करने की जरूरत नहीं है, यानी रिलेशन टू कैश बैंक इसका नहीं होगा। याद रखना, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ क्या है, एसेट से लिंक अकाउंट है, इसलिए हमेशा ये जाते हैं रियलाइजेशन में, या पार्टनर्स कैपिटल या करंट में नहीं जाते हैं। याद रखना, पार्टनर्स कैपिटल या करंट में नहीं जाते हैं। फिर आपको बोल दिया थर्ड पॉइंट में, जितनी भी फिक्टिशियस एसेट्स है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक ही जनरली आपके माइंड में आती है पार्टनरशिप में, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जिसका मैंने बताया था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, जैसे आप बोलते हो पीएनएल का डेबिट बैलेंस, तो वो भी क्या होगा, रिलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये जितने भी पार्ट होते हैं, अगर आपने एडमिशन का पार्ट देखा, रिटायरमेंट का पार्ट देखा, तो वैसे ही आप डिसोल्यूशन का पार्ट देखिए, आपके माइंड में आ जाएगा कि पार्टनर्स कैपिटल टू पीएनएल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता है, तो ये रियलाइजेशन में नहीं जाएंगे। ठीक, अभी मैंने आपको क्या बताया इससे पहले, जो भी प्रोविजन का पार्ट है वो लाइबिलिटी से रिलेटेड है, वो कहाँ जाएगा, आपका रियलाइजेशन में जाएगा। लेकिन जो आपके ये पार्ट है, इसको हमेशा लिंक किससे करके देखिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट से लिंक करके देखिए, मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट, दैट से देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि रीवैल्यूएशन में आप नहीं दिखाते थे, आप कहाँ दिखाते थे, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट करते थे। क्योंकि खुद सोचिए किसका हिस्सा है, जो भी प्रॉफिट का हिस्सा है वो पार्टनर का, तो जो भी लॉस का पार्ट है वो किसका है, पार्टनर का, तो पार्टनर बियर करेगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि किस में दिखाएंगे, डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट करके टू पीएनएल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अब कई जने क्या बोलते हैं सर कि मैंने ये फिक्टिशियस एसेट्स कहाँ दिखा दी, बाय साइड में दिखा दी, वो टू साइड में दिखा दी, क्योंकि क्लोज करनी थी रिलेशन के, तो रिलेशन के टू साइड में दिखा दी, तो मेरा आंसर तो तब भी आ गया और सामने वाले का भी आंसर आ गया। तो खुद दिमाग लगाओ, यहाँ पे भी टू हो रही है, तो पार्टनर्स कैपिटल से डेबिट हो रही है। अगर आप रिलेशन में टू दिखाओगे तो इसका मतलब क्या है, बाय साइड के पार्ट में से टू लेस ज़्यादा हो गया, तो जो टू पार्टनर्स कैपिटल आएगा, जो टू पार्टनर्स कैपिटल आएगा वो एक तरीके से क्या आएगा, कम आएगा। और डेबिट का मतलब क्या है, पार्टनर्स कैपिटल जो टू की है वो कम हो रही है, तो यहाँ पे भी कम हो रही है, वहाँ पे भी कम हो रही है, तो आपका मैच तो करना ही है लास्ट में जाके। तो एक तरीके से आपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की गलती करी है, जो कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है, आपके एग्ज़ाम में गलती भी हो सकती है, तो याद रखना ये इसके थ्रू ही होता है। और जो प्रोविज़न का पार्ट मैंने बताया वो हमेशा याद रखना। अब देखिए प्रोविज़न के अलावा रिजर्व्स भी होते हैं, अब उससे लिंक करके देखिए, जो भी प्रोविज़न बने वो किसके अगेंस्ट बने, एसेट के अगेंस्ट बने। यानी आपको पता है कि मशीनरी के अगेंस्ट, फर्नीचर, यानी जो भी फिक्स एसेट्स है उसके अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना, या जिसको आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और जो भी आप डेटर्स है उसके अगेंस्ट क्या बनाया, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जनरली ये बनाया। और इसके अलावा जैसे कोई आपने रिजर्व जो बनाए, तो हम बोल सकते हैं रिजर्व किससे रिलेटेड होंगे, वो किसी पर्टिकुलर एसेट से रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, मशीनरी या प्लांट के लिए बनाया मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, या प्लांट रिप्लेसमेंट फंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जनरली प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं, तो प्लांट या मशीनरी से रिलेटेड जो आपने रिप्लेसमेंट का रिजर्व बनाया। जेएलपी रिजर्व ये बनाया किससे रिलेटेड, वो जेएलपी से रिलेटेड था। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा मेरे से, जब भी मैंने आपको डेथ ऑफ ए पार्टनर का पार्ट बताया, उसमें बताया था लास्ट वाले पार्ट में कि जेएलपी अकाउंट जितना आपका डेबिट हो रहा है उतना ही जेएलपी रिजर्व क्या हो रहा है, आपका क्रेडिट हो रहा है। तो आप जो भी क्रेडिट के पार्ट है यानी लाइबिलिटी साइड के पार्ट है उनको डेबिट कर रहे हो और रियलाइजेशन में डाल रहे हो। अब आपने बोला कि सर अभी अभी आपने बताया था कि जो भी फंड होते हैं या जो भी रिजर्व होते हैं, जो भी जनरल रिजर्व के पार्ट हैं, वो तो कहाँ जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में। जैसे ऊपर आपने बताया कि जो भी लॉस है पीएनएल का और डेफर्ड का पार्ट वो कैपिटल में जाएगा, वैसे ही आपने बोला कि एडमिशन रिटायरमेंट के केस में अगर जनरल रिजर्व है, ठीक है, कोई रिजर्व फंड है, कोई पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है, वो सारा का सारा आप पार्टनर्स कैपिटल में कर रहे हो। तो ये रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर एसेट से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है, पर्टिकुलर एसेट से रिलेटेड है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड किससे रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट से। तो याद रखना एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट होगा ही होगा। मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व किससे रिलेटेड है, मशीनरी से रिलेटेड है। जेएलपी रिजर्व किससे रिलेटेड है, जेएलपी से रिलेटेड है, जो कि तीनों एसेट साइड पे होंगे ही होंगे। जबकि जनरल रिजर्व का कोई भी पार्ट एसेट साइड पे होता ही नहीं है। अपने आप हिंट पता चल गया। इसी से लिंक एक होता है रिजर्व फंड, इसी से लिंक क्या होता है, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, यानी जो भी आपके लाइबिलिटी साइड में दे रखे हैं। एक और बता रहा हूँ क्योंकि आगे आएगा,
कंटीजेंसी रिजर्व क्या आएगा, कंटीजेंसी रिजर्व। याद रखना कंटीजेंसी रिजर्व क्या होता है, कभी भी कुछ क्या हो जाए, अनहोनी हो जाए, तो उसके लिए पहले से आप कंटीजेंसी रिजर्व बना के रखते हो कि फ्यूचर में कुछ लॉस हो जाए उसके लिए नाम से मान के चल लो, जिसे हम बोलते हैं संकट संचय। संकट यानी कोई विपरीत परिस्थिति आ गई, कोई अपोजिट पोजीशन आ गई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका यूज़ कर लेंगे। तो ये भी बना हुआ है। अब आपको बताया कि देखो जैसे जनरल रिजर्व किसी एसेट के लिए नहीं है, रिजर्व फंड किसी एसेट के लिए नहीं है, पीएनएल का पार्ट कोई स्पेसिफिक एसेट के लिए नहीं है, तो यानी कोई ये स्पेसिफिक फंड ये वाले नहीं है। कंटीजेंसी रिजर्व भी किसी पर्टिकुलर एसेट के लिए नहीं है, तो ये सारे के सारे पार्टनर्स कैपिटल में चले आएंगे। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक एसेट के लिए स्पेसिफिक फंड बने हुए हैं तो वो रियलाइजेशन में जाएंगे। किसको छोड़ के, आप बोलोगे सर WCR, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड लाइबिलिटी बनती है। मैंने क्या बोला, एसेट्स से रिलेटेड स्पेसिफिक, तभी देखिए मैंने WCR का यहाँ पे लिया ही नहीं है। क्यों, क्योंकि उसको मैंने अलग से कवर किया है। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अगर आपने अपने स्कूल में देखा होगा तो लोग क्या करते हैं, उसको एडजस्टमेंट भी करते हैं और कुछ रिलेशन में भी डालते हैं और कुछ पार्टनर्स कैपिटल में डालते हैं। तो आपको ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मैंने बताया आपको कि इसमें जो केस होता है वो क्या होता है, अगर वो एसेट के अगेंस्ट है और स्पेसिफिक फंड बना हुआ है तो वो रियलाइजेशन में चले आएगा। हमेशा ये रट लेना। ठीक। अब रीज़न क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि जनरली जो एसेट होती है उसको आपने क्लोज कर दिया, तो उससे रिलेटेड जो फंड बना हुआ है उसको भी आपको क्लोज करना पड़ेगा। सेम वही रीज़न जैसे प्रोविजन, आपको पता है कि जैसे आपने डेटर को क्लोज किया किस साइड पे, टू साइड पे, तो वैसे आप लाइबिलिटी क्या कर रहे हो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, जो कि डेटर से रिलेटेड है, उसको बाई साइड पे क्लोज कर रहे हो। तो आपको ग्रॉस दिखाना है, क्या दिखाना है, ग्रॉस। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को जैसे हम टू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे रिलेटेड फंड को हमको बाई साइड में दिखाना है। मशीनरी को जैसे टू मशीनरी करते हैं तो उससे रिलेटेड रिजर्व को बाई साइड में दिखाना है। JLP को जैसे हम टू JLP करते हैं वैसे JLP रिजर्व को आपको बाई JLP रिजर्व दिखाना है। ठीक है। अब बी पार्ट में आपको क्या दे रखा है, क्लोजिंग लाइबिलिटीज़। अब देखिए वही बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज़, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या चीज़ें नहीं आएगी या क्या पर्टिकुलर पॉइंट्स है वो नोट में कवर कर रखे हैं। तो याद रखना बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज़ आएगी, लेकिन कौन कौन सी नहीं आएगी वो जनरली आपको पता रहती है। अब देखिए क्या है कि मेरे को तो रटा रटाया पार्ट, अगर आपको मैं ये कवर भी नहीं कराऊँ ना जितने पार्ट, तो मैं बोल सकता हूँ कि 95% पार्ट में आपको ऐसे मुंह बोले बता दूंगा कि जनरली क्या होता है। क्योंकि देखिए आपको पता है कि लाइबिलिटी पार्ट में क्या आता है, आपकी जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ आती है, यानी जो भी हम बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म की और शॉर्ट टर्म की, यानी करंट और नॉन करंट जो भी लाइबिलिटीज़ आती है वो तो आपको पे करनी पड़ती रहती है। तो पे करोगे तो एंट्री क्या करोगे, रिलेशन टू बैंक या कैश। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज़ करना पड़ेगा, मतलब रिलेशन में क्लोज करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये रहा। ठीक है, ये तो करना ही पड़ेगा। तो आपको बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज़ तो करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको पता है कि जनरली आप क्या करोगे, टू कैश या बैंक करोगे। लेकिन कौन सी लाइबिलिटीज़ नहीं लोगे ये बोल रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है पार्टनर्स लोन, जो कि मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था कि यहाँ पे जब हम एसेट की बात करते हैं तो एसेट में क्या बोलते हैं, लोन टू पार्टनर, क्योंकि फर्म ने दिया है तो वो फर्म के लिए एसेट है। तो अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो फर्म को अलग से पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा और फर्म के लिए लाइबिलिटी होता है। तो मान के चलो कि लोन लेके लिया हुआ है पहले से ही, तो वो बाय बैलेंस कैरिड डाउन होगा। अब उस पर अगर इंटरेस्ट ड्यू हुआ तो एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। फिर जैसे ही पेमेंट कर देंगे तो पार्टनर्स लोन टू बैंक। तो रिलायशन टू बैंक क्यों नहीं करा, क्योंकि पार्टनर्स लोन को रिलायशन में ट्रांसफ़र ही नहीं करा। जब ट्रांसफ़र ही नहीं करा तो उसका बैलेंस अलग से मेंटेन था, तो उसको अलग से आपने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो एंट्री क्या करी, पार्टनर्स लोन टू बैंक करी। समझ गए। तो सेपरेट अकाउंट ओपन होता है। फिर थर्ड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स आर ऑल्सो नॉट ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट, दीज आर डायरेक्टली क्रिएटेड टू पार्टनर्स कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय पासिंग द फॉलोइंग एंट्री। अब देखिए मैं तो आपको क्या बोलता हूँ कि अगर पर्टिकुलर एसेट से रिलेटेड कोई भी रिजर्व हो तो वो रिलेशन में जाएंगे। अब देखिए कैसे रटा हुआ है, फटाफट के रिलेशन में जाएंगे। और किसी पर्टिकुलर रिजर्व से रिलेटेड नहीं हो, मतलब नॉर्मल रिजर्व हो जो कि ये वाले हैं, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, सारे के सारे पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे, मतलब उनके हिस्से में क्रेडिट होंगे। आपने बोला कि सर मैंने स्कूल में कराया क्वेश्चन तो मैंने क्या कर दिया, रियलाइजेशन में डाला था तब भी मेरा आंसर आता, यानी तब भी मेरा मैच कर जाता। ठीक है, तो मैच तो करेगा ही करेगा, क्योंकि लास्ट में क्या करना है, क्लोज करना है। क्लोज करोगे तो हमेशा आपका मैच करेगा ही करेगा, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल जो भी आया, मान के चलो टू बैंक या टू कैश आया, बाय बैंक बाय कैश आया, आप उसको बैंक या कैश अकाउंट में डालोगे तो टोटलिंग तो मैच होनी होनी है। इसलिए बोलते हैं कि डिसोल्यूशन में क्या करते हैं लोग, कॉन्सेप्ट की गलती करते हैं। तो याद रखना ये स्पेसिफिक रिजर्व नहीं है। अगर स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं, स्पेसिफिक जब भी बोलूँ तो इसका मतलब क्या है, याद रखना WCR को छोड़ के, WCR का माइंड से हटा देना। उसके अलावा 3 रिजर्व याद रख लेना। एक तो आपका इन्वेस्टमेंट बताया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, एक JLP रिजर्व बताया, और एक आपका मैंने मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व या जिसको प्लांट रिप्लेसमेंट फंड बोलते हैं।
तो वो किसी पर्टिकुलर एसेट से रिलेटेड होते हैं, इसलिए डायरेक्टली क्या करोगे, जैसे प्रोविजन का याद रखो डेटर्स पे प्रोविजन, वैसे ये सारे रिजर्व एसेट से रिलेटेड है, तो इनको आप क्या करोगे, रिलाइजेशन अकाउंट में डालोगे। लेकिन ये जो रिजर्व है ये नॉर्मल रिजर्व है, ये स्पेसिफिक नहीं है, तो ये सारे के सारे पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे। देख लीजिए इसके लिए कोई एसेट होती है क्या, नहीं। जनरल रिजर्व के लिए कोई एसेट साइड में होता है क्या, कि एसेट साइड से रिलेटेड कोई फंड बनाया डेटर्स को लेके, नहीं बनाया। जनरल रिजर्व नॉर्मल होता है, रिजर्व फंड नॉर्मल। कंटीजेंसी रिजर्व का कोई पार्ट होता है क्या, एसेट साइड में नहीं होता, तो आपको पता है कि नॉर्मल रिजर्व है, इसलिए ये टू पार्टनर्स कैपिटल जाएंगे। सबसे बढ़िया तरीका यही है। फिर आप याद रखना कि कभी कभी आपके लाइब्रेरी साइड में प्रोविडेंट फंड होता है। प्रोविडेंट फंड कोई रिजर्व नहीं होता, याद रखना। प्रोविडेंट फंड एक आउटसाइड लाइब्रेरी होती है, जो कि आपको पता है कि आपने क्या कर रखा है, एम्प्लॉयर भी कॉन्ट्रीब्यूशन करता है और एम्प्लॉय भी क्या करता है, अपनी सैलरी का कुछ पोर्शन कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो वो फर्म की क्या बन जाती है, लाइब्रेरी बन जाती है। तो जो पीएफ इज़ ए लाइब्रेरी ऑफ द फर्म टुवर्ड्स एम्प्लॉय, क्योंकि जैसे एम्प्लॉय रिटायर होगा, पार्टनर तो अलग चीज़ है, ABCD पार्टनर, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, आपका बिजनेस बड़ा है, तो आपने पार्टनरशिप कर रखी है, तो वो किसके साथ कर रखी है, आप डी हो, तो आपने ABC के साथ पार्टनरशिप कर रखी है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं आपके बिजनेस में, तो आपने PF करवा रखा है। तो PF क्या है, कटता है, तो वो आपका क्या है, लाइबिलिटी के फॉर्म में जुड़ता जाता है, आपको पता है। उस पे इंटरेस्ट का पार्ट भी होता है, जो कि जनरली आप अखबार में देखते रहते हो कि अभी PF पे इंटरेस्ट का पार्ट ये रहेगा गवर्नमेंट के केस में, या 12% की जगह आप देखते हो PF जो कटता है वो अब क्या है, चेंज कर दिया गया, कोविड-19 की वजह से 10% हो गया। तो जनरली आप ये देखोगे तो ये थोड़ा सा चेंजेस होते रहते हैं कभी ना कभी, लेकिन ज़्यादातर चेंजेस नहीं होते हैं। ये तो अभी क्या है, कोरोना कोविड इसकी वजह से जो चेंजेस है वो हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है प्रोविडेंट फंड का जो पार्ट आपको दिख रहा है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि ये लाइबिलिटी है और ये पे भी होगी। याद रख लेना, ये पे भी होगी, क्योंकि प्रोविडेंट फंड क्या होती है, आउटसाइड लाइबिलिटी के फॉर्म में होती है। तो इसको नॉर्मल ऐसे याद रखो, ये क्रेडिटर का भाई है ऐसे, तो आपको याद रहेगा कि यार क्रेडिटर जैसे पे होते हैं वैसे प्रोविडेंट फंड भी पे होते हैं। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो लाइबिलिटी क्या होती है, पे होती है। जब आप लाइबिलिटी को क्लोज करते हो बाई साइड में, तो आप जब क्या करते हो, रिलेशन टू बैंक करते हो, तो कब करोगे, अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली अमाउंट दे रखा है तब करोगे, नहीं दे रखा तो उतने से ही पूरा का पूरा अमाउंट पे कर दोगे। जैसे आपको बैलेंस शीट में PF दे रखा है 50,000 50,000, तो आपने बाय PF करा 50, अब आपको नीचे क्वेश्चन में एडिशनल में बोल दिया कि 45,000 पे करना है, तो टू बैंक 45, पार्टनर्स ने ले लिया कितने में, 40 में, तो टू पार्टनर्स कैपिटल 40, लेकिन कुछ ना बोले तो टू बैंक 50। ये सारी लाइबिलिटी के लिए एप्लीकेबल है, याद रखना। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, तो PF, इसके अलावा क्रेडिटर, लोन, जो भी लाइबिलिटी है उनके लिए। लेकिन याद रखना जो प्रोविजन है वो कभी पे होते हैं क्या, नहीं। यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्यों, क्योंकि वो जेन्युइन लाइबिलिटी नहीं है, ठीक। तो अगर आपको याद नहीं रहते तो सोचिए यार, डेटर्स पे प्रोविजन बनाया, डेटर्स पे प्रोविजन बनाया, मशीनरी पे प्रोविजन बनाया, किसको देना है, देना ही नहीं है। वो तो नॉर्मल आपने क्यों बनाया, क्योंकि आपको पता है कि आप एक्यूमुलेट करते जाते हो, क्योंकि जैसे ही वो मशीन रिप्लेस होगी या डेटर्स का पैसा कुछ भी डूबेगा या बैड डेट्स होगा, तो आप किससे चार्ज करोगे, प्रोविजन से, इसलिए, ठीक। तो आपको कोई लाइबिलिटी पे करने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं। तो वो जनरली एसेट से रिलेटेड होते हैं, इसलिए वो रियलाइजेशन में जाते हैं, ठीक, और उनका पेमेंट भी नहीं होता। फिफ्थ, इफ़ एनी लाइबिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू अराइज अगेंस्ट एनी फंड और रिजर्व। अब देखिए मैंने बोला था WCR को छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। कई जने इन्वेस्टमेंट का भी ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन देखिए इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट नहीं होता। मेरे राजस्थान बोर्ड में तो इसका भी ट्रीटमेंट नहीं होता। जैसे मैंने आपको इन्वेस्टमेंट का बताया ना, सेम टू सेम होता है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड के साथ अगर कोई लाइबिलिटी दे रखी है, यानी कहने का मतलब क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन दे रखा है, तो वो सारा रियलाइजेशन में डाल दो। ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है, हमारे में ऐसा होता है राजस्थान बोर्ड में। लेकिन मुझे क्या करना पड़ रहा है, आपको CBSE के हिसाब से बताना पड़ रहा है, क्योंकि जनरली मुझे लगता है कि वही आता है, क्योंकि हमारा तो एक क्या है, स्टेट बोर्ड के हिसाब से हो गया जैसे। लेकिन देखिए आंसर तब भी आ जाता है, क्योंकि आपको पता है क्यों आएगा, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में अभी नहीं एडजस्टमेंट किया, तो बाद में अपने आप वो टू साइड पे एडजस्टमेंट होगा। आपने जैसे यहाँ पे क्रेडिट किया, अगर आपने क्रेडिट की जगह सारा का सारा रिलाइजेशन में डाल दिया मान लो, तो एक क्रेडिट हुआ ही नहीं, तो वो रिलाइजेशन में गया। रिलाइजेशन में जाते ही वो कहाँ गया, रिलाइजेशन के बाई साइड में। बाई साइड का मतलब क्या हो गया, अपने आप रिलाइजेशन की क्रेडिट साइड बढ़ गई, तो पार्टनर्स को अपने आप उतना अमाउंट जो नहीं गया था कैपिटल में वो क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट होते ही बाद में चले गया, तो फ़र्क तो वही पड़ जाता है। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, अकाउंटिंग एंट्रीज आनी चाहिए, तो आपका आराम से पार्ट हो जाएगा। तो आपको गलतियाँ भी यानी मिस्टेक भी सही करना आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इफ एनी लाइबिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू अराइज अगेंस्ट एनी फंड और रिजर्व, एग्जांपल वर्कमैन कंपनसेशन फंड, देन एन अमाउंट इक्वल टू सच लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट एंड बैलेंस इफ एनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय पासिंग द फॉलोइंग एंट्री।
अब देखिए मैं कभी भी ये रटता नहीं हूँ, मेरे को पता है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड का पार्ट है तो वो पार्टनर्स कैपिटल में भी जा सकता है, रिलायशन में भी जा सकता है, याद रखना। ठीक है। अब अगर कोई लाइबिलिटी इसके लिए बनी हुई है, सपोज करो लाइबिलिटी नहीं बनी हुई, वर्कमैन कंपनसेशन फंड से रिलेटेड लाइबिलिटी नहीं बनी हुई, तो आप सारा का सारा किस में ट्रांसफ़र करोगे? आपको पता है कि देखिए अगर लाइबिलिटी कोई बनी नहीं हुई तो सारा का सारा पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, ये हमेशा याद रख लेना एक तो चीज़। तो ये किसकी तरह हो जाएगा? ये एडमिशन या रिटायरमेंट की तरह हो जाएगा, याद रखना। किसकी तरह? एडमिशन या रिटायरमेंट की तरह। अब देखिए क्यों, क्योंकि आपको पता है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे रखा है लेकिन लायबिलिटी का पार्ट नहीं दे रखा कि क्लेम कितना है, तो सारा का सारा पार्टनर्स कैपिटल में चले जाएगा। ठीक है। तो इसलिए मैंने ये केस कवर ही नहीं कर रखा क्योंकि ये नॉर्मल सबको पता था। लेकिन इसके अलावा मैंने 4 केस कवर कर रखे हैं जिसमें क्या बोल रहा है कि अगर आपको वर्कमैन कंपनसेशन फंड, अगर आप भूल जाते हो तो याद रखना WCR बोल दो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दे रखा है और उसके अगेंस्ट आपको लायबिलिटी दे रखी है। उसके अगेंस्ट नीचे एडिशनल इन्फॉर्म में बोल दिया कि क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। आपने इसके अलावा जितने भी फंड देखे वो एसेट से रिलेटेड थे स्पेसिफिक, तो इसलिए वो सारे के सारे हमने डायरेक्ट किस में ट्रांसफ़र कर दिए? सीधा के सीधा रिलायशन में ट्रांसफ़र कर दिए, सोचा नहीं। लेकिन आप सोचिए कि अगर आप जब भी एडमिशन में करते थे तो क्या बोलते थे कि मैंने आपको बताया था जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड आपका कितना बना हुआ है 5000 और उसके अगेंस्ट क्लेम कितना बना, तो आप क्या करते थे? टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन जैसे 3 बना, तो बाकी आप क्या करते थे? पार्टनर्स में बांट देते थे। जैसे पुराने पार्टनर थे A और B और उसमें बांट देते थे, यही करते थे। और अगर आप रिटायरमेंट की बात देखोगे तो उस केस में क्या करोगे? जो भी आपके सारे के सारे पार्टनर है, जैसे ABC है तो C में बांट दोगे, ABC में बांट दोगे उस 2000 को जो आपके बच गए, 5 में से 3 गए। अब देखिए यहाँ पे भी वही पार्ट है, अगर आपकी लाइबिलिटी क्या आ रही है? कम आ रही है, कहने का मतलब क्लेम कम आ रहा है, जो भी आपका WCF का अमाउंट बोला गया है, तो लाइबिलिटी में नहीं डालना, आपको कहाँ डालना है? रियलाइजेशन में डालना है, क्योंकि लाइबिलिटी तो पहले ही क्लोज कर चुके हो। और आपको पता है कि जो क्लेम बना वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, जो भी क्लेम बना वो सारी की सारी क्या आपकी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। ठीक, तो उस केस में क्या हुआ? आपका सारा का सारा पार्ट किसके थ्रू गया? रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू गया। एक और चीज़ अगर आपको ऐसे रटना है तो एक दूसरा तरीका बता जाता हूँ कि WCR जो भी आपका अमाउंट है और जो लाइबिलिटी बन रही है, मतलब जो क्लेम बन रहा है, विच एवर इज़ लेस, वो लाइबिलिटी में जाएगा। WCR और लाइबिलिटी विच एवर इज़ लेस वो किस में जाएगा? रिलाइजेशन में, और बाकी जो बैलेंस है वो पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ जाएगा। अब आप सोचिए कि मैंने जैसे पहला केस क्या बोला कि आपका लाइबिलिटी का पार्ट 0 है और WCR कितना है? 5000, तो विच एवर इज़ लेस 0, तो वो कहाँ जाएगा? इधर। अब 0 यहाँ पे जाएगा क्रेडिट में, तो आप एंट्री करते हो कोई रिलेशन की 0 अमाउंट की? नहीं करते। तो इसका मतलब पूरा का पूरा जो 5000 बच गया, WCR 5000 था और रिलेशन में 0 गया, तो पूरा का पूरा जो 5000 है वो पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ जाएगा। क्योंकि सोचिए कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है वो एक तरीके से किसके फॉर्म में है? एसेट के फॉर्म में नहीं है जो रिलेशन में जाए, ये लाइबिलिटी के फॉर्म में है कि लाइबिलिटी जो एक तरीके से क्लेम बना है उससे रिलेटेड है, हमें पता है। जबकि आपके जो भी रिजर्व बनते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, JLP रिजर्व और प्लांट या मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, जो भी मैंने बोला वो एसेट से रिलेटेड होते हैं स्पेसिफिक, जबकि ये किससे रिलेटेड है? एक क्लेम से रिलेटेड है जो कि लाइबिलिटी का पार्ट है। तो इस केस में क्या बोलोगे? अगर क्लेम हुआ ही नहीं तो सारा पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, लेकिन जितना क्लेम हो गया और फंड मेरे पास जितना अवेलेबल है तो उस केस में उतना पूरा का पूरा पार्ट रियलाइजेशन में चले जाएगा। लेकिन अगर लाइबिलिटी का पार्ट कम है तो बाकी जो पार्ट है वो पार्टनर्स कैपिटल में चले जाएगा। लेकिन मैंने क्या बताया, मेरे राजस्थान बोर्ड में ऐसा नहीं होता था, जनरली हम क्या करते थे? पूरा का पूरा रियलाइजेशन में डाल देते थे। ठीक, तो ऐसे भी हम कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको क्यों नहीं बताया? क्योंकि मेरे को आपको क्या बताना था? CBSE, क्योंकि फिर आप क्या बोलोगे कि सर आपने तो अपना तरीका बता दिया। तो यहाँ पे बोल रहा है A और B ने क्या करा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या दे रखा है? ये बोल रहा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड लाइबिलिटी साइड में दे रखा है 50,000 का, पास जनरल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। अब देखिए मैं आपको इतनी लेंथी वीडियो बनाता हूँ तो बीच बीच में आपको पता है रुकता हूँ, रुकने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको पता है कि इतनी वीडियो, गर्मी, फ़ैन नहीं चल रहा, AC है नहीं हमारे पास, ठीक है, क्योंकि कूलर वाले आदमी हम, तो गर्मी रहती है तो बीच बीच में क्या करना पड़ता है? पॉज करना पड़ता है पानी पीने के लिए। लेकिन हाँ, मैं आपको पता लगने नहीं देता। जैसे देखिए अभी मैं पी के आ गया पानी, लेकिन आपको पता लगने नहीं दिया मैंने। तो इसलिए देखिए क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर भी होने चाहिए, और पर्टिकुलर आप क्या कर रहे हो, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में हो, अगर आपको भी क्या करना है, अपना यूट्यूब चैनल बनाना है तो आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। जैसे मेरे को कितने साल लगे होंगे आप बोल रहे हो? पहले मैं टैली सिखाता था, जब मैंने वीडियो अपलोड करी फिर मेरी शादी हो गई तो टाइम नहीं मिला, तो 3-4 महीने उसमें वेस्ट हो गए। तो इस तरीके से क्या हो गया कि मेरे 2 से 2.5 साल ख़राब हो गए। तो मैं सोच रहा था कि क्या बनाऊँ,
तो मेरे को एक क्या मिला, नेट कॉमर्स से रिलेटेड पार्ट मिला कि हाँ मेरे लिए बिल्कुल प्रॉपर है, क्योंकि इसमें सारे के सारे क्या आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट आ रहे हैं जो मैं कवर कराना चाहता हूँ। और पर्टिकुलर वो सारे के सारे लोग हैं जो कि समझते हैं। बच्चे इतना नहीं समझते हैं, बच्चे तो क्या बोलते हैं, जहाँ पे शॉर्टकट मिले वहाँ पे सही है, कॉन्सेप्ट का ज़्यादातर वो कवर नहीं करते हैं। तो आपको पता है कि 11th-12th वाले इतने मैच्योर नहीं होते हैं, आपको लग रहा होगा लेकिन रियल में मैच्योर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है ए बी का रेशियो 1:1, वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे रखा है आपको, लाइबिलिटी साइड का बैलेंस शीट का 50, आपको जनरल एंट्री पास करनी है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन लाइबिलिटी अगेंस्ट द फंड इज नील। अब देखिए आपको बोल रहा है कि डिसोल्यूशन के समय जो लाइबिलिटी फंड के अगेंस्ट थी वो नील, तो मैंने आपको क्या बताया, सारा का सारा पार्टनर्स कैपिटल में बांट दीजिए। और ऐसे भी सोचिए कि जो आपका ये रिजर्व का पार्ट है, याद रखना इसको आप हमेशा सोचना रिजर्व का पार्ट, तो रिजर्व और लाइबिलिटी विच इज लेस वो कहाँ जाएगी, रिलाइजेशन में जाएगी। तो आपको पता है कि जीरो रिलाइजेशन में जाएगी, तो बाकी सारा पार्ट पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ठीक है। जबकि हमारे एडमिशन वाले पार्ट में क्या होता था, अगर लाइबिलिटी होती तो हम क्या करते थे, टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन या टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, और बाकी किस में डालते, ए बी में डाल देते। यहाँ पे भी हमने यही किया है क्योंकि हमारी लाइबिलिटी तो है नहीं, लेकिन अगर हमारी लाइबिलिटी होती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको रियलाइजेशन में डालते हैं, बस ये याद रखना है। तो आपको क्या करते हैं, जब है ना वो सिखाते हैं ना लोग, क्या करते हैं टीचर सिखाते हैं, तो क्या बोलते हैं, ये रियलाइजेशन अकाउंट बना लीजिए और ये बाई साइड में क्या कर दो, WCF डाल दो। तो WCF कितना डाल दो, जितना आपका क्या है लाइबिलिटी का पार्ट आ रहा है। तो लाइबिलिटी का पार्ट आपका कम आ रहा है, कितना पार्ट आ रहा है आपका, जैसे मान के चलो मेरे इस एग्जाम्पल में कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, तो ये 30 डाल दो, क्योंकि मेरे इस एग्जाम्पल में 30 है। और बाकी क्या बोला, अभी 20,000 फंड में बचे हुए हैं, 20,000 फंड में बचे हैं, तो वो कौन लेगा, बियर बोल रहा हूँ सॉरी, कौन लेगा, वो कौन मैं बोलता हूँ कि किसको फ़ायदा होगा, ए और बी को ही फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो फंड बचा हुआ है उसका जो पैसा है वो किन को मिलेगा, पुराने पार्टनर्स को ही मिलेगा। जो पार्टनर्स है एक तरीके से जब भी डिसॉल्व हो रही है फॉर्म, तो उस केस में तो हम क्या बोलेंगे, ए और बी उनको ही मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसे आपको बता देते कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए और पार्टनर्स कैपिटल बनाइए, उसमें देखिए कि लाइबिलिटी का पार्ट कितना है, विच इज लेस वाला बिल्कुल सही है, उससे क्या होगा आपको हमेशा सही पार्ट रहेगा, क्योंकि देखिए 50 रिजर्व और लाइबिलिटी 30 विच इज लेस, तो 30 आपका कहाँ जाएगा, रिलाइजेशन में जाएगा, और बाकी 20 क्या होगा, ए और बी में। अब आप बोलोगे सर अगर इक्वल आ जाता है, ज़्यादा भी आएगा भी देखना, थर्ड केस भी। और हाँ एक और चीज़ हमेशा याद रखना, मैंने आपको एक और एंट्री नहीं कराई है जिसमें मैंने क्या बताया, देखिए आपको मैंने बोला कि यहाँ पे क्या है, लाइबिलिटी अगेंस्ट द फंड क्या है, नील, तो आपका क्या है, कोई भी पेमेंट का पार्ट नहीं है। यहाँ पे बोल दिया इसके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी नहीं है, नील बता दिया, तो इस केस में आप पेमेंट की एंट्री नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि लाइबिलिटी कितनी है, 30, तो आप क्या करोगे, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की एंट्री क्या होती है, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप बोलोगे सर रिकॉर्डेड तो है, भैया वो रिजर्व रिकॉर्डेड है, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अनरिकॉर्डेड है। तो जब भी आप अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को पे करते हो तो एंट्री क्या करोगे, रियलाइजेशन से करोगे। जैसे आप रियलाइजेशन के खर्चे पे करते हो, एक्सपेंस, तो एंट्री क्या करते हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वैसे ही आपको पता है कि अगर आपने लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करी तो आपने उसको बंद भी नहीं किया होगा बाई साइड में, तो जब बंद ही नहीं करा तो आप सीधा उसको रियलाइजेशन से चार्ज कर सकते हो, रियलाइजेशन टू बैंक कर सकते हो, ये भी याद रखिए। अब देखिए आप बोलते हो कि सर अगर लाइबिलिटी कितनी बन गई, 50, तो देखिए 50 पे कर दोगे जो कि रिलेशन टू बैंक, सब में केस सेम है, अगर 30 पे कर रहे हो तो 30, 50 है तो 50, लेकिन WCF कितना आपका 50। अब देखिए आपको पता है कि रिजर्व आपका 50 और लाइबिलिटी 50 विच इज लेस, तो 50 आया, तो पूरा का पूरा रिलाइजेशन में यूज़ हो गया। इसका मतलब मैंने ये बताया कि फंड में, और जैसे मैंने आपको ये बताया था बेटा और पापा, तो वैसा मत सोचिए, आप सोचिए कि ये बेटा ही है, बेटे के पास कितने बचे हैं, 50 हैं, ठीक, और उसने पूरा का पूरा 50 क्या कर दिया, एक तरीके से जो भी लाइबिलिटी बनी उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। अगर ज़्यादा बन जाती है तब भी वो क्या बोलेगा, जितना मेरे पास फंड है उतना ही मैं ट्रांसफ़र करूँगा। ज़्यादा का मतलब क्या हो गया, जैसे 60 बन गई, कितनी बन गई, 60। तो देखिए आप दिमाग लगाइए कि अगर लाइबिलिटी 60 बन रही है और रिजर्व कितना है 50, तो 60 और 50 विच इज़ लेस, तो 50 ही जाएगी, क्योंकि सीधी सी बात है वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो आपकी बैलेंस शीट में दे रखा था लाइबिलिटी साइड में, वो कितना दे रखा था, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये नहीं, ये लाइबिलिटी नहीं, वो फंड जो ऊपर क्वेश्चन का पार्ट है 50 दे रखा था। तो आप इतना ही तो डेबिट करोगे, तो सीधी सी बात है रिलाइजेशन भी इतना ही करोगे। अब एडमिशन में आप क्या करते थे, आप ध्यान दीजिए, एंट्री बोल के बता देता हूँ एडमिशन के लिए, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 50, ठीक है, टू लाइबिलिटी में करते थे 60, तो आपको पता है कि क्रेडिट 60 हो गया और वर्कमैन कंपनसेशन फंड 50 हो गया, तो 10,000 आप किस में दिखाते थे, रीवैल्यूएशन अकाउंट पे, ध्यान आ गया, किस में दिखाते थे, रीवैल्यूएशन, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप क्या बोलोगे,
अगर आपकी लाइबिलिटी का पार्ट फंड से ज़्यादा आ जाता है तो उस केस में आप रिलाइजेशन में पूरा का पूरा 50,000 जो फंड है वो ट्रांसफ़र कर दोगे और आप 60,000 के पे करने की एंट्री करोगे रिलाइजेशन टू बैंक। क्या करोगे? रिलाइजेशन टू बैंक। तो अपने आप आपका पार्ट हो गया। कैसे? आप सोचिए कैसे हो गया। क्योंकि आप देखिए कि अगर आप रिलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं और आप यहाँ पे दिखा देते हैं बाय WCF पूरा का पूरा, क्यों? क्योंकि आपकी लाइबिलिटी या तो इक्वल है या उससे ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो उस केस में आपको पता है कि आपने WCF कितना दिखाया, जितना आपका WCF बैलेंस शीट में दिया होता है। तो फंड कितना दिया हुआ था आपका? 50 दिया होता है। और जब आपने पेमेंट की एंट्री करी तो लाइबिलिटी कितनी बनी थी रियल में? 60,000 की बनी थी, तो आपने 60,000 कर दी पे। ठीक, तो इस तरीके से आपका पार्ट आ गया। तो इस केस में आप क्या बोल सकते हैं कि आपने 10,000 ज़्यादा पे कर दिया, तो आपका वो लॉस का पार्ट है। का पार्ट है? लॉस का। और आप WCF देखोगे एक तरीके से आपने ख़त्म करा 50 से, जो रिजर्व था वो डाल दिया, तो ये फ़ायदे का पार्ट है। तो आप बोल सकते हो कि एक्स्ट्रा कितना एक तरीके से लॉस का पार्ट दिख रहा है 10,000 का। तो आप खुद देख सकते हो कि अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो जाता है। तो आप उसकी तरह मत सोचना रिवॉल्यूशन की तरह, क्योंकि उसमें तो एंट्री क्या होती है? WCF अकाउंट डेबिट 50, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट कितना 10, और टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड 60, या टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो जाता। तो जब भी याद रखना कि आपका जो पार्ट आएगा वो WCF तक का ही आएगा। अगर कम बन रहा है तो बाकी पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, इक्वल बन रहा है तो अच्छी बात है, अगर है ही नहीं लाइबिलिटी का पार्ट तो सारा का सारा पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ जाएगा। तो मेरे को तो समझ में नहीं आता लोगों को इस केस में दिक्कत क्यों होती है। और देखिए, मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, सहूलियत के लिए ये पार्ट कर दिया जो मैं आपको बताता था ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, JLP और प्लांट रिप्लेसमेंट फंड, जिसको मैं मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व बोल रहा था, और ये कंटिजेंसी रिजर्व है। ऊपर देखना एंट्रीज में आपको दिख जाएगा। तो देखो, रिलायेशन में कम ट्रांसफ़र होता है अगर इन्वेस्टमेंट अकाउंट बैलेंस शीट में दे रखा है, अगर JLP अकाउंट बैलेंस शीट में दे रखा है, अगर मशीन या प्लांट अकाउंट बैलेंस शीट में दे रखा है। तो यही बताया था मैंने, रिलायेशन अकाउंट में एंट्री करके बताई थी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट, JLP रिजर्व डेबिट, प्लांट रिप्लेसमेंट फंड या मशीन रिप्लेसमेंट रिजर्व डेबिट टू रिलायेशन। बताया क्यों? क्योंकि मैंने बताया उसके पास में एसेट होगी। अब मान के चलो आपने बोला कि सर ये है ही नहीं, तो अगर है ही नहीं तो पार्टनर्स कैपिटल में चले आएगा। किस में चले आएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। मतलब ये नॉर्मल रिजर्व का स्थान ले लेगा। अगर स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक का मतलब क्या है? एसेट दे रखी होगी। अगर आपकी लाइबिलिटी के पार्ट है, याद रखना ये रिजर्व जितने भी हैं, तो आपको पता है कंटीजेंसी फंड हमेशा पार्टनर्स कैपिटल में क्यों जाता है? क्योंकि ये जनरल रिजर्व की तरह होता है। ये मान के चलिए ये रिजर्व फंड की तरह होता है, ये PNL के क्रेडिट बैलेंस की तरह होता है। तो आपको पता है कि ये हमेशा पार्टनर्स कैपिटल में जाता है, रिलायेशन में नहीं जाता। तो क्यों? क्योंकि कंटीजेंसी फंड किसी पर्टिकुलर एसेट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बाकी सारे हमेशा एसेट से रिलेटेड होंगे। लेकिन अगर आपके एग्जाम में बोल दे कि अगर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का ट्रीटमेंट क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? उसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना है। आपको बोल दे JLP रिजर्व है लेकिन एसेट साइड में JLP नहीं है, यानी लाइबिलिटी साइड पे रिजर्व दे रखा है लेकिन एसेट साइड पे JLP अकाउंट नहीं बना के दे रखा, तो आप क्या बोलोगे? पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देना। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एसेट साइड में नहीं दे रखी आपको इन्वेस्टमेंट, JLP, मशीन, प्लांट, तो आप इसको नॉर्मल रिजर्व मानते हुए जैसे पार्टनर्स कैपिटल में जाता था वैसे ही पार्टनर्स कैपिटल में डाल दोगे। समझ गए? और कंटीजेंसी हमेशा पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा क्योंकि वो नॉर्मल रिजर्व ही होता है। PNL भी पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, जनरल रिजर्व भी और रिजर्व फंड भी। देखिए अब कितना टाइम लगता है आपको बताने में या आपको समझाने में, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको पता चला। अब आपको बोल रहा है फॉर रिलायेशन ऑफ असेट्स, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो। असेट अगर मैंने कैश में बेची तो कैश या बैंक टू रिलेशन मैंने आपको बता दिया, ये बाय कैश या बाय बैंक आएगा। अगर पार्टनर्स ने ले ली तो पार्टनर्स कैपिटल टू रिलेशन, ये भी आपको आता है। ठीक है, अब ये चीज़ सोचिए, ये टिपिकल पार्ट, ये एग्जाम में आने के चांस है, इसको आप कर देना इंपॉर्टेंट पार्ट, याद रख लेना, ये C वाला पार्ट। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है व्हेन एसेट्स आर टेकन ओवर बाय एनी क्रेडिटर इन पार्ट और फुल पेमेंट ऑफ इज ड्यू। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम लाइबिलिटी का पार्ट बोलते हैं कि मान के चलो बैलेंस शीट में दे रखी है चाहे नहीं दे रखी, देखिए आपका लाइबिलिटी का पार्ट दे रखा है और आपका एसेट का पार्ट भी दे रखा है। तो लाइबिलिटी में एक एग्जांपल के फॉर्म में क्रेडिटर दे दिया, लेकिन कुछ और भी सोच सकते हो कि लोन के अगेंस्ट हमने कोई एसेट सेट ऑफ कर दी, कोई स्टॉक, फर्नीचर, डेटर सेट ऑफ कर दिया, ऐसे कर सकते हैं। यानी ये मान के चलो कि जिसको हमें क्या करना था, अमाउंट पे करना था ना पर्सन को, जैसे यहाँ पे क्रेडिटर एग्जांपल दे दिया, तो क्रेडिटर को हमें क्या देना था, अमाउंट देना था, उसकी जगह हमने इसको क्या दे दिया, फर्नीचर दे दिया, मशीनरी दे दी। तो देखिए वो कब सेटिस्फाई होगा, आप खुद सोचिए वो कब सेटिस्फाई होगा कि भाई मुझे तो क्या करना है कि पूरा पैसा मिलना चाहिए। मान के चलो लाइबिलिटी क्या है, यानी क्रेडिटर 30,000 के, और जो फर्नीचर है वो आपने कितने का दे दिया, 30 का। अब मैं देखो केस बताते जा रहा हूँ, तो आपको ट्रांसफ़र की कोई भी एंट्री नहीं करनी। पहली बात तो क्यों नहीं करनी,
क्योंकि दिमाग लगाइए, जब आप रिलाइजेशन अकाउंट बनाते हो तो फर्नीचर वैसे ही बंद हो चुका है और जो लाइबिलिटी मतलब क्रेडिटर वैसे ही बंद हो चुका है, तो ट्रांसफ़र की कभी भी एंट्री नहीं करनी, ट्रांसफ़र की कभी भी एंट्री नहीं करनी, चाहे फुल सेटलमेंट हो चाहे पार्ट सेटलमेंट हो। अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये फुल सेटलमेंट हो रहा है, तो इस केस में क्या बोल रहा है, नो एंट्रीज पास फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर। अब आपने क्रेडिटर को क्या दिया, फर्नीचर दिया, तो ट्रांसफ़र की एंट्री भी नहीं करनी और पेमेंट की एंट्री भी नहीं करनी। अगर फुल सेटलमेंट का मतलब ये हो गया कि देखो क्रेडिटर को अगर हमें 30,000 देने हैं तो हम उनको जो एग्रीड प्राइस है, फर्नीचर या तो 30,000 का दे रहे हैं या मशीनरी क्या कर रहे हैं 30 की दे रहे हैं या उससे ज़्यादा की दे रहे हैं, 40 की भी दे सकते हैं, तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ना हमें ट्रांसफ़र की एंट्री करनी है, यानी हमें ऐसे कुछ नहीं करना कि क्रेडिटर क्रेडिट होते तो डेबिट कर दो, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, और फर्नीचर डेबिट होते तो टू फर्नीचर कर दो, या पेमेंट की एंट्री ऐसे नहीं करनी क्रेडिटर टू बैंक या रियलाइजेशन टू बैंक। रिलाइजेशन टू बैंक कब होगी एंट्री, याद रखना, ट्रांसफ़र की एंट्री चाहे फुल सेटलमेंट हो या पार्शियल। अब देखिए पार्शियल का एग्जांपल देखिए, यानी एंट्री फुल सेटलमेंट में तो करनी नहीं है। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या हो गया, आप चाहे फर्नीचर मशीनरी जो भी है चाहे ज़्यादा की दे रहे हो चाहे इक्वल अमाउंट में दे रहे हो, तो उस केस में हम बोलते हैं फुल सेटलमेंट मान के चलिए। पार्ट सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ, क्रेडिटर हैं आपके 30,000 के, वही पुराना एग्जाम्पल। अब जो फर्नीचर है उसकी एग्रीड वैल्यू कितनी हुई कि भाई 25,000 का तुम्हें दूंगा, ठीक, 25,000 का फर्नीचर। देखिए लाइबिलिटी कितनी की, 30 की। अब आपको पता है कि फर्नीचर भी टू साइड पे क्लोज हो गया था और बाई साइड पे क्या है, क्रेडिटर भी क्लोज हो गए थे, ये पता है आपको रिलाइजेशन में। तो आपको ट्रांसफ़र की एंट्री नहीं करनी, अभी नीचे दे रखा होगा, मैं इसलिए नहीं दिखा रहा, नहीं तो आप बोलोगे सर आप तो कॉपी करके करते हो, ठीक है, वैसे कॉपी करके नहीं करता, यानी कॉपी करके करेगा भी तो आदमी क्या करेगा, समझा के करेगा, तो समझाने आना चाहिए। अब देखिए कल मैंने एक वीडियो देखी पर्टिकुलर किसके लिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए, कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, तो उसमें मेरे को कम से कम 1 घंटा लग गया। तो मैंने एक है टीचर की देखी, उसने खुद ने बताया एडिटिंग, यानी पीछे काटने का पार्ट एडिट किया था उसने वीडियो को, तो कम से कम उसने 15 बार गलतियाँ करी। यानी उसने ये बताया, उसमें से बताया कि मैंने कहाँ मिस्टेक करी आपको पता नहीं चला, पर मेरे को तो पता चल गया था कि कहाँ का कट लगते हैं, कहाँ का वो एडिट करती है। तो मैंने जब उसकी अराउंड 15 मिनट की या 12 मिनट की वीडियो देखी थी, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है, उसमें अराउंड उसके 7 से 8 कट थे। इसका मतलब वो 7 से 8 बार भूल गई कि क्या मुझे बोलना है, क्या मुझे करना है। तो इतना ज़्यादा हेक्टिक रहता है जब आप सामने बोलते हो, कभी कभी मैं भी भूल जाता था, लेकिन इतने ज़्यादा कट नहीं लगते, ठीक है। इतने ज़्यादा कट लगने का मतलब क्या है, आपको खुद को ही ध्यान नहीं रहता। तो देखिए यहाँ पे 30,000 का पार्ट है आपका क्रेडिटर का। अब देखिए मैं भूल थोड़ी गया, मुझे भी पता है फर्नीचर की वैल्यू मैंने क्या बोली 25,000 है, तो 30 में से 25, तो आपको पता है कि क्रेडिटर अभी भी कितने के बचे हैं। ट्रांसफ़र की एंट्री नहीं करनी, याद रखना, ट्रांसफ़र की एंट्री का मतलब क्या हुआ, ये नहीं करनी कि फर्नीचर जो क्रेडिट हो गया और क्रेडिटर डेबिट हो गए, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपकी ना फुल में होगी ना पार्ट में होगी। लेकिन पेमेंट की एंट्री कितनी करोगे, अगर ड्यू अमाउंट ज़्यादा है तो डिफरेंस का पार्ट 30 में से 25 गए, तो 5,000 आपको पेमेंट की एंट्री करनी पड़ेगी। अब बताओ क्या करोगे, क्रेडिटर टू बैंक करोगे क्या, नहीं, क्योंकि क्रेडिटर तो वैसे ही क्लोज हो चुके थे, किसके नाम से, बाय क्रेडिटर। तो इसका मतलब क्या, सारा काम किसको दिया है, रियलाइजेशन को दिया हुआ है, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक। यहीं पे लोग गलती करते हैं और लोगों को पता नहीं चलता। अब आप बोलोगे सर अनरिकॉर्डेड में क्या होता है, अनरिकॉर्डेड में भी यही है, ठीक है। अनरिकॉर्डेड में क्या है, अगर आपकी लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड की मान लो, कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आपको पता चला कि क्रेडिटर कितने के थे, 10,000 के थे, और सेटलमेंट में जो पेमेंट है ना वो आपने कितना करा, यानी फर्नीचर या कुछ भी दे दिया आपने, वो 8,000 का दे दिया, तो आपको 2,000 रिलाइजेशन टू बैंक करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अनरिकॉर्डेड में भी ये रहता है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है इन केस ऑफ पार्ट सेटलमेंट नो एंट्रीज पास फॉर ट्रांसफर ऑफ असेट टू क्रेडिटर। तो जब भी आपको बोले कि क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी से एसेट को ट्रांसफर करने की एंट्री होती है, नहीं, लेकिन एग्रीड अमाउंट ऑफ असेट इज डिडक्टेड फ्रॉम द क्लेम ऑफ क्रेडिटर एंड द बैलेंस इज पेड, और पेड की एंट्री मैंने ये एग्जांपल दे रखा है ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना आए। नोट बाद में पढ़ना, ये बात की बात है। नोट में बस ये बोल रहा है कि डिजोल्यूशन के टाइम पे जो भी एसेट की वैल्यू ली जाती है वो बुक वैल्यू नहीं ली जाती, एग्रीड अमाउंट। एग्रीड का मतलब क्या है, उसकी मार्केट में क्या प्राइस होगी, कितने पे वो रिलाइज होगी। अब देखिए बुक में तो क्या है 40,000 दे रखी है मशीनरी की, लेकिन क्रेडिटर के बीच में एग्री क्या हुआ कि भैया आप तो कितने भी दिखा सकते हो। मैंने मार्केट में पूछा मोटरसाइकिल जो भी है मशीनरी है उसकी वैल्यू तो 35 है, क्रेडिटर ऐसा बोल रहा है, तो आप तो जान पूछ के मुझे चूना लगा रहे हो कि आप क्या बोल रहे हो 50 और 40, तो मुझे 10,000 ही दे रहे हो, जबकि मुझे तो आप 15,000 दो, क्रेडिटर बोलेगा, क्योंकि आप मुझे क्या कर रहे हो, मेरा अमाउंट ड्यू 50 है और आप मुझे क्या कर रहे हो 40,000 का मशीनरी दे रहे हो, तो 10,000 का पार्ट आपको मुझे पे करना पड़ेगा। लेकिन जब उस क्रेडिटर ने देखा कि यार इसकी वैल्यू 35 है, तो वो एग्रीड वैल्यू के हिसाब से करेगा जो भी सेटलमेंट है। तो आप देखिए यहाँ बोल रहा है अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर कितना है 50,
क्रिएटर एग्रीड टू टेक ओवर ए मशीनरी ऑफ ₹40 एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 35। क्रिएटर टेक ओवर करने के लिए रेडी हुआ कि 40 की चीज़ 35 में। तो यहाँ पे आपको पता है कि आपको इसको नहीं देखना बुक वैल्यू को, आपको एग्रीड वैल्यू को देखना है। 50 में 35 गए तो बाकी कितना बचा? 15,000। बैलेंस अमाउंट पेड टू क्रिएटर इन कैश। अब मान के चलिए कि जो मशीनरी की एग्रीड वैल्यू, देखिए अब इसको भूल जाइए या इसको ज़्यादा अमाउंट बोल दीजिए कि 80,000 थी और एग्रीड वैल्यू कितनी हुई? 70। तो क्रिएटर तो खुशी हो जाएगा ना। तो क्रिएटर यानी कहने का मतलब फर्म को ज़्यादा पे करने की ज़रूरत ही नहीं होगी क्योंकि फर्म ने वैसे ही उसको ज़्यादा दिया है। तो ना ट्रांसफ़र की एंट्री होगी और ना पेमेंट की एंट्री होगी। पेमेंट की एंट्री कब होती है? जब एसेट की वैल्यू कम है और लाइबिलिटी का पार्ट क्या है? ज़्यादा। एसेट की एग्रीड वैल्यू कम है और लाइबिलिटी का पार्ट ज़्यादा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ ईच एसेट मस्ट बी गिवन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। और आपको मैंने भी बताया था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है एसेट के रिलेशन के केस में, तो इस केस में क्या होगा? एसेट की रिलेशन की एंट्री नहीं होगी। मतलब जो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन करते हो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जानबूझ के यहाँ कवर करा दिया ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। याद रखना, कैश या बैंक टू रिलेशन एसेट की नहीं होती। और लाइबिलिटी के केस में क्या होता है? जब क्वेश्चन में कुछ भी ना बोले तो आपको लाइबिलिटी को हमेशा पे करना है। कौन सी लाइबिलिटी? जो जेन्युइन है। प्रोविजन कभी भी जेन्युइन नहीं होते, वो लिंक होते हैं। किससे होते हैं? देखो जेन्युइन किस नहीं होते? मेरे हिसाब से जेन्युइन नहीं होते क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। जेन्युइन क्यों नहीं होते? क्योंकि आपने उनको एसेट के थ्रू क्रिएट किया, आपको उसको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, प्रोविजन के लिए आप रिलेशन टू बैंक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्रेडिटर कुछ नहीं बोल रखा, पीएफ कुछ नहीं बोल रखा, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन एसेट में स्टॉक, डेटर्स नीचे कुछ नहीं बोल रखा एडिशनल में, तो आपको बाय कैश बैंक नहीं करना। तो रिलायशन की एंट्री आप नहीं कर सकते हो एसेट के केस में। लेकिन पेमेंट के केस में क्या है? आपको करनी पड़ेगी अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा। तो लायबिलिटी जब भी पे करते हो कैश में तो क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। अरे एक मिनट रुकना, यहाँ पे जनरली क्या हो गया आपका? गड़बड़ हो गया एंट्री का मेरे हिसाब से पार्ट। इसको मैं सही कर दूंगा। व्हेन लायबिलिटीज आर पेड इन कैश, ठीक। इसकी जो जनरली एंट्री होगी वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, या बैंक। जब लाइबिलिटी पे की जाती है ना तो वो ये एंट्री होगी। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई तो इसको मैं सही कर लूँगा। अच्छा हुआ देखो पता चल गया। और यहाँ पे नरेशन भी क्या है? उल्टी सीधी लिखी हुई है। तो इसको सही कर लेंगे। क्या करेंगे? एंट्री रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, बीइंग लाइबिलिटीज पेड इन कैश और थ्रू बैंक, ये हो गया। व्हेन लाइबिलिटीज आर टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर, तो देखो रिलेशन टू कैश या बैंक बोला, तो वैसे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो जैसे एसेट में होता है कैश या बैंक टू रिलेशन और पार्टनर ले लेते तो पार्टनर्स कैपिटल टू रिलेशन, वैसे ही मान के चलो लाइबिलिटी आप पार्टनर हो, अगर आपने लाइबिलिटी ली तो इस केस में आप क्या बोलोगे? लाइबिलिटी ले ली। अब देखो लाइबिलिटी को डेबिट थोड़ी कर सकते हो क्योंकि लाइबिलिटी पहले से ही डेबिट हो गई थी। कब? जब आपने उसको रिलायशन में ट्रांसफ़र किया था। तो आपने लाइबिलिटी टू रिलायशन करते ही, रिलायशन का जब भी आप लाइबिलिटी का पेमेंट करते हो तो आप रिलायशन टू बैंक करते हो, पर पेमेंट की जगह पार्टनर ने ले ली तो पार्टनर की कैपिटल क्रिएट हो जाएगी। मतलब फर्म की लाइबिलिटी और बढ़ जाएगी। फर्म को अभी नहीं देना, अगर फर्म पे करती तो टू कैश या बैंक जाता, लेकिन अभी नहीं देना, पार्टनर ने ले लिया तो पार्टनर को बाद में तो देगी। पार्टनर्स की कैपिटल क्रिएट का मतलब क्या है? जब भी डिसोल्यूशन का पार्ट अपन पढ़ रहे हैं तो जैसे ही सेटलमेंट का पार्ट आएगा यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा तो इसका हिस्सा बढ़ जाएगा पार्टनर का, जो भी पार्टनर है, जो पर्टिकुलर जो भी लाइबिलिटी ले रहा है। अगर वो एसेट ले रहा है तो फर्म के लिए फ़ायदा है क्योंकि पार्टनर्स का हिस्सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगी। देखिए, इफ़ नथिंग इज स्टेटेड रिगार्डिंग द सेटलमेंट ऑफ एनी आउटसाइड लाइबिलिटी देन इट शुड बी अज्यूम दैट द अमाउंट इक्वल टू बुक वैल्यू इज पेड। जैसे मैंने आपको बताया, क्रेडिटर अगर 20,000 बुक्स में दे रखे हैं और नीचे नहीं बोल रखा तो आपको पता है कि क्रेडिटर को आप बंद करने की एंट्री क्या कर चुके हो? बाय क्रेडिटर। फिर आप पेमेंट की क्या करोगे? रिलेशन टू बैंक, सेम उतने ही अमाउंट से, जितने से आपने बंद किया उतने ही अमाउंट से। अब आपको देखो यहाँ पे बोल रखा है, मैंने आपको अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पार्ट बताया था, सेम वैसे ही होगा याद रखना। अगर कैश से सेटल होता है इसका मतलब अनरिकॉर्डेड कोई लाइबिलिटी, मैंने आपको बताया कि नीचे आपको मान के चलो दे रखा है आउटस्टैंडिंग रिपेयर एक्सपेंस, जो आप बैलेंस शीट में लेना भूल गए थे, ठीक है। पार्टनर बैलेंस शीट में लेना भूल गया था, जो भी अकाउंटिंग करता है, या अकाउंटेंट लेना भूल गया था, तो अब उसकी एंट्री करनी है तो क्या करेंगे? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। आप सोचिए कि आउटस्टैंडिंग रिपेयर एक्सपेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि लाइबिलिटी, बिजनेस बंद हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को क्लोज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो बुक्स में है ही नहीं। तो सारा सेटलमेंट किसके थ्रू होगा? रिलेशन के थ्रू हो जाएगा, तो टू कैश या बैंक, ये ठीक है। अब बोल दिया कि अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को चाहे अनरिकॉर्डेड असेट से सेटल करो चाहे रिकॉर्डेड असेट से सेटल करो, एंट्री की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन याद रख लेना, अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का कोई अमाउंट बच जाता है और एसेट कम है, जो मैंने ऊपर बताया, जैसे मान के चलो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, जैसे मैंने बोले रिकॉर्डेड है, अब मान के चलो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है, या आउटस्टैंडिंग रिपेयर एक्सपेंस है जो कि कितने के थे, वही 30 का एग्जाम्पल ले लो,
और उसकी जगह जो अनरिकॉर्डेड असेट सेटल करी, तो कोई फर्नीचर था 25 का, तो 25 तक का ही सेटल कर पाए, तो बाकी 5,000 क्या होगा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की एंट्री रिलेशन टू कैश, क्योंकि वो रिकॉर्डेड तो है ही नहीं। ठीक, तो उसको बंद करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो बंद करने की ज़रूरत नहीं है, तो जैसे यहाँ पे कैश से सेटल कर रहे हैं, तो बाकी जो 5,000 का ड्यू अमाउंट है लाइबिलिटी का, वो किससे सेटल करेंगे, रिलेशन टू कैश के थ्रू, याद रख लेना। ठीक, अब आपका लास्ट पार्ट है और ख़त्म अपना पार्ट। अब देखिए वीडियो इसलिए लेंदी बनती है क्योंकि पर्टिकुलर आपको कॉन्सेप्ट बताने पड़ते हैं, तो इससे रिलेटेड मैंने आपको क्या कर रहे हैं, कुछ 7-8 क्वेश्चन दिए हैं, 7-8 क्वेश्चन मतलब छोटी छोटी एंट्रीज़ के पार्ट, तो ज़रूर कर लेना। और जो मैं इलस्ट्रेशन कवर कराऊंगा उसके थ्रू आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट और आ जाएगा। पास्ट ईयर के एमसीक्यूज़ करेंगे तो मैं सोचूंगा कि पर्टिकुलर आपको सारे पार्ट कवर हो जाए, तो उस हिसाब से आपको एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे बोल रहा है व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय फर्म एंड बॉन्ड बाय फर्म, नॉर्मल पार्ट, फर्म ही पे कर रही है, फर्म ही बॉन्ड कर रही है। और देखिए ये भी आपको पता है व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय एनी पार्टनर एंड बॉन्ड बाय फर्म। और एक और चीज़ सोचिए, जैसे मैंने बोला कि एसेट लाइबिलिटी क्लोज हो जाती है तो सारा रिलेशन के थ्रू होता है, तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ये जो एक्सपेंस होते हैं रिलेशन के, इसको हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस। मतलब जब फर्म डिसॉल्व हुई तो फर्म क्या कर रही है, लीगल खर्चे कर रही होगी, ठीक है, फर्म कलेक्शन वलेक्शन के लिए कोई खर्चे कर रही होगी, तो वो सारे किस में आ गए, रिलेशन के एक्सपेंसेस में आ गए। कोई लिटिगेशन का पार्ट होगा, क्लेम का पार्ट होगा, उसके अरेंजमेंट के लिए लीगल एक्सपेंसेस कर रही होगी, तो रिलेशन एक्सपेंस थोड़ी कर रही है, देखो एक्सपेंस कहीं लिख रही है कि नहीं, तो रिलेशन अकाउंट कर रही है, इसलिए एक नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस की जगह इसका नाम आ गया, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। फिर व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय एनी पार्टनर एंड बॉन्ड बाय फर्म, तो देखिए रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि फर्म का खर्चा है, खर्चा डेबिट होता है, तो रिलेशन की जगह ये माइंड में सोचिए, रिलेशन एक्सपेंस होता तो क्या करते हैं, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करते। और पे खुद ने नहीं करा हमने, यानी फर्म ने पे नहीं करा, अगर फर्म ने किया होता तो कैश या बैंक जा रहा होता, लेकिन उसकी जगह फर्म की लाइबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि बाद में पार्टनर को पैसे तो देने ही पड़ेंगे। तो क्रेडिट का मतलब पार्टनर को पैसे देने हैं, डेबिट का मतलब क्या हो गया, उतने नहीं देने, उतनी बल्कि लाइबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो वो कब होती है, यहाँ पे देखो बोल रहा है व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ एनी पार्टनर एंड बॉन्ड बाय पार्टनर। अब देखिए फर्म पे कर रही है तो फर्म का कैश या बैंक जा रहा है, लेकिन पार्टनर ने बोल दिया कि भाई आप मेरे से क्या कर लो, चार्ज कर लेना मेरी कैपिटल में से। बॉन्ड बाय पार्टनर मतलब क्या हुआ, उसने बोला कि मेरी कैपिटल। अब देखिए फर्म की लाइबिलिटी कम हो रही है, फर्म ने पे कर दी है, फर्म का पैसा गया। अब फर्म को नुकसान हो जाता कि फर्म रिलाइजेशन करती, गलत हो जाता, तो आपको पता है कि पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगी। डी पार्ट में क्या दे रखा है, जब एक्सपेंसेस पे करता है कोई भी पार्टनर और सेम पार्टनर बॉन्ड करता है, देखिए आप देखिए कोई भी पार्टनर अगर पे करता है और वही पार्टनर बॉन्ड करता है, तो इसका मतलब क्या है, फर्म कुछ कर ही नहीं रही, तो फर्म को ना नुकसान, फर्म को कुछ भी नुकसान नहीं है ना फ़ायदा है, ये बोल सकता हूँ। तो एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं है। व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय एनी पार्टनर एंड बॉन्ड बाय सेम पार्टनर, तो कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ई वाले पॉइंट में देखिए ये बोल रहा है, देखिए ई वाला पॉइंट सेम इसकी तरह है, एक बार बोल के बता देता हूँ। व्हेन ए पार्टनर इज पेड ए फिक्स अमाउंट फॉर बियरिंग रिलेशन एक्सपेंसेस, इसका मतलब क्या है, पार्टनर रिलेशन एक्सपेंसेस को क्या कर रहा है, बॉन्ड कर रहा था, ठीक, लेकिन ये बोल रहा है कि सॉरी पार्टनर ने पे किया जो भी रिलेशन एक्सपेंसेस का, और जो फिक्स अमाउंट पार्टनर को पे किया गया है, ऐसा बोल रहा है। याद रखना इस लाइन का मतलब क्या है, मैं इसको दूसरे टर्म में आपको बोल के बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक मिनट, देखिए मेरे पास एक लाइन लिखी हुई है, इसमें ये बोल रहा है व्हेन द फर्म हैज़ एग्रीड टू पे ए फिक्स अमाउंट टू द पार्टनर टुवर्ड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड द पार्टनर हैज़ टू बियर द एक्सपेंसेस। तो जब फर्म क्या हो गई, एक तरीके से एग्री हो गई कि एक फ़िक्स अमाउंट रिलेशन एक्सपेंस के संबंध में पार्टनर को पे किया जाएगा, क्या किया जाएगा, पार्टनर को पे किया जाएगा, क्योंकि पार्टनर ने उस एक्सपेंसेस को बियर किया है। इसका मतलब पार्टनर अपनी जेब से दे रहा है, लेकिन बाद में फर्म से मांग रहा है, क्योंकि फर्म क्या कर रही है, उसको एक फ़िक्स अमाउंट पे कर रही है बाद में। तो फर्म कब पे करेगी, पता नहीं कब करेगी, क्योंकि आपको पता है फर्म भी पार्टनर की है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि फर्म की लायबिलिटी बढ़ जाएगी, फर्म का खर्चा हो गया, रिलेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म नहीं दे रही है, मान के चलो पार्टनर दे रहा है, जो कि जनरली आप इसमें बोल सकते हैं। ये वाला केस कहाँ गया, ये बी वाला केस। तो आप देख सकते हैं व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय एनी पार्टनर, ये आ गया, एंड बॉन्ड बाय फर्म, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो इसमें भी ये बोल रहा है कि अगर पार्टनर एक्सपेंसेस बियर कर रहा है, मतलब पे कर रहा है, इसका मतलब ये है, याद रखना, ठीक है, और फर्म क्या कर रही है, उसे फिक्स अमाउंट दे रही है, तो फर्म बॉन्ड कर रही है, सीधी सी बात है। तो फर्म का खर्चा हो गया और पार्टनर्स को वापस से दे देगी। ठीक, अब आपका कौन सा पार्ट है, लास्ट पार्ट। और देखिए यहाँ पे बोल भी रखा है विद फिक्स अमाउंट पेड टू पार्टनर, याद रखना फिक्स अमाउंट आएगा, जो भी क्वेश्चन में बोल रखा है फिक्स अमाउंट। फिर आपको बोल रखा है व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय वन पार्टनर एंड बॉन्ड बाय अनदर पार्टनर।
अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो पार्टनर बॉन्ड करता है, जो पर्टिकुलर पार्टनर बॉन्ड कर रहा है उसको बॉन्ड करना पड़ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर जो पर्टिकुलर पार्टनर बोल रहा है कि मैं लेने के लिए तैयार हूँ, तो आपने पर्टिकुलर देखा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हु बियर एक्सपेंसेस टू पार्टनर्स कैपिटल हु पे द एक्सपेंसेस, ये दे रखा है। व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय वन पार्टनर, जो पे कर रहा है उसके पास से कैश जा रहा होगा, लेकिन वो बाद में चाहेगा कि मेरे को मिल जाए, तो फर्म क्या करेगी, उसे दे देगी। जो पर्टिकुलर पार्टनर पे कर रहा है फर्म उसे देगी। और जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंड बॉन्ड बाय अनदर पार्टनर, और जिसने पे किया है वो उसको पता चल गया कि बाद में बॉन्ड कौन कर रहा है, दूसरा पार्टनर बॉन्ड कर रहा है, तो उसकी कैपिटल में से कम कर दिया जाएगा। तो फर्म का एक तरीके से हम बोल रहे हैं रिलाइजेशन के पार्ट में कुछ भी नहीं जा रहा। तो ये पार्ट हमेशा याद रखिए कि जब भी फर्म बॉन्ड करेगी तो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, जब भी फर्म बॉन्ड करेगी तो रिलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, या एक तरीके से मान के चलिए कि पार्टनर पे करता है और बाद में फर्म बोलती है कि मैं बॉन्ड करूंगी तो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पे देखिए कौन पे कर रहा है, जो पार्टनर पे कर रहा है उसका टू पार्टनर्स कैपिटल आ रहा है। ठीक है, और फर्म के बॉन्ड करने की जगह जो भी अनदर पार्टनर बॉन्ड कर रहा है उसकी कैपिटल को डेबिट किया जा रहा है। तो जो भी बॉन्ड करता है वो जनरली डेबिट का पार्ट आता है। ठीक है, और जो पेमेंट कर रहा है जनरली उसके पार्ट को क्रेडिट कर दिया जाता है क्योंकि उसको दिया जाता है। तो यहाँ पे यही देख सकते हो कि इस पार्ट में जो फिक्स अमाउंट फर्म ने दिया, क्यों दिया, क्योंकि वो पर्टिकुलर पार्टनर क्या कर रहा था, रिलाइजेशन एक्सपेंस को पे कर रहा था। तो जो पे कर रहा था उसको क्रेडिट कर दिया, और जो बॉन्ड कर रहा है, बॉन्ड कौन कर रही है, फर्म कर रही है। तो यहाँ पे सोचिए ढंग से, इसमें भी देखिए बी वाले पार्ट में कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय एनी पार्टनर एंड बॉन्ड बाय फर्म। तो कौन बॉन्ड कर रही है, फर्म। तो फर्म के लिए क्या होता है, वो रिलेशन खर्चा होता है, बॉन्ड कर रही है, और पे कौन कर रहा है, पार्टनर। तो पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। अगर बॉन्ड और पे ही फर्म करे तो उस केस में क्या होगा, टू कैश या बैंक। ठीक है, क्योंकि फर्म के पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, फर्म पे कर रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बॉन्ड बाय फर्म का पार्ट है, तो बॉन्ड के केस में आपको पता है रिलेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा फर्म का। ठीक, तो हमेशा रखना जब भी बॉन्ड फर्म करे या बॉन्ड पार्टनर करेगा, फॉर्म करेगा तो रिलेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और पार्टनर करेगा तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा। चाहे यहाँ पे आप देख सकते हो बॉन्ड बाय पार्टनर, अगर पार्टनर ने करा तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा। और पे किसने करा है, फर्म ने पे किया है, तो फर्म के पास से कैश या बैंक चले जाएगा। तो बॉन्ड मेन है, उसके थ्रू आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैंने नीचे क्या कर रखे हैं, ये पर्टिकुलर एक और चीज़ ये दे रखी है नोट में, इन केस द रिलेशन एक्सपेंसेस आर बॉन्ड बाय पार्टनर क्लियर इंडिकेशन शुड बी गिवन रिगार्डिंग पेमेंट देयर ऑफ। अगर बोल रहा है कि पार्टनर बॉन्ड करता है, जिसमें आपको दे रखा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो उसमें ये पता होना चाहिए कि पे कौन कर रहा है, फर्म कर रही है या पार्टनर पे कर रहा है। क्योंकि अगर पार्टनर बॉन्ड करेगा और पार्टनर ही पे करेगा तो एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। अगर पार्टनर बॉन्ड कर रहा है और फर्म पे कर रही है तो क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि पार्टनर बॉन्ड कर रहा है, और फर्म पे कर रही है तो टू कैश या बैंक। ठीक, पार्टनर बॉन्ड कर रहा है तो फर्म की लाइबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि पार्टनर सारा कर रहा है, और फर्म के पास से कैश या बैंक जा रहा था तो फर्म ने अपना टू कैश या बैंक कम कर दिया। और अगर पार्टनर ही पे करेगा और पार्टनर ही बॉन्ड करेगा तो कोई एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। ये बोल रहा है फॉर क्लोजिंग रिलाइजेशन अकाउंट व्हेन रिलाइजेशन डिस्क्लोजेस प्रॉफिट तो टू पार्टनर्स कैपिटल, और लॉस तो पार्टनर्स कैपिटल मतलब बाय साइड में आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये मैंने आपको 7-8 क्या दे रखे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन दे रखे हैं, ये कवर करके देख लेना। ये फॉर्मेट मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए आपको एक और चीज़ पढ़ लेनी है, क्योंकि मैं आपको वो कवर नहीं कराऊंगा, या मैं आपको बाद में कवर कराऊंगा। जो मैंने आपको 2 पॉइंट छुड़वाए हैं, इसके अलावा मैंने आपको रिलेशन और रिवोल्यूशन का पार्ट छुड़ाया है। तो जनरली आप देख सकते हो कि इसमें क्लोज होती है रिलेशन अकाउंट, तो हम बोलेंगे एसेट अकाउंट और लाइबिलिटी क्लोज की जाती है। तो रिलेशन अकाउंट इसलिए ही ओपन किया जाता है ताकि एसेट्स को क्या किया जा सके, उससे अमाउंट रिलाइज किया जा सके बेच के, और लाइबिलिटी का पेमेंट किया जा सके, जिससे प्रॉफिट लॉस पता किया जा सके। जबकि इसमें क्या होता है, एसेट्स का रिवोल्यूशन होता है, यानी कम होती है ज़्यादा होती है, और लाइबिलिटीज़ का रीअसेसमेंट होता है, किसके केस में, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के केस में। यहाँ पे एक तरीके से क्या बोला, डिसोल्यूशन में रिलेशन अकाउंट इज़ कंपलसरी ओपन, जबकि फर्म जब भी चेंज होती है तो ज़रूरी नहीं कि रिवोल्यूशन अकाउंट को आप ओपन करो, क्योंकि उस केस में आपको पता है कि रिवोल्यूशन अकाउंट बिना ओपन किए भी पार्टनर्स कैपिटल को एडजस्ट किया जा सकता है, जो कि आपने स्कूल टाइम पे सीखा होगा। ठीक है, सीखा तो होगा ना कि रिवोल्यूशन अकाउंट आप वर्किंग नोट में बनाते थे, जो भी प्रॉफिट लॉस का पार्ट था वो आप पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट करते थे, जिसमें आप क्या करते थे, एडमिशन के टाइम पे, जो भी मेरे को जहाँ तक ध्यान आ रहा है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल करते थे। ठीक है, या जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि सैक्रिफाइसिंग कौन कर रहा होता था, जैसे ए बी सी थे तो सी क्या कर रहा होता था, आ रहा होता था, तो आप क्या करते थे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, तो इस तरीके से प्रॉफिट बढ़ जाता था। तो एक बार ये देख लेना, नहीं तो मैं अगली वीडियो में आपको कवर करा दूंगा।
तो आई होप अभी तक का तो जो आपका पार्ट था वो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में दिक्कत है या मुझसे कुछ पर्टिकुलर चीज़ छूट गई है, एक चीज़ याद रख लेना, अगर कमीशन का पार्ट है, जहाँ तक मेरे को ध्यान आया कि लास्ट में मैंने जो आपको स्टेटमेंट बताया ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे देखिए कमीशन का पार्ट या एक्सपेंसेस पेबल का पार्ट, तो आपको पता है कि अगर एक्सपेंस रिलेशन के टू कैश है बैंक और अगर पार्टनर पे कर रहा है तो उस केस में मैंने क्या बताया, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, यही पार्ट था। ठीक है, रिलेशन अकाउंट डेबिट, फर्म क्या कर रही है, एक तरीके से बॉन्ड कर रही है तो फर्म के क्या नाम से आएगी, रिलेशन अकाउंट से आएगा, और पार्टनर पे कर रहा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल। वैसे ही कमीशन का पार्ट भी ये है, क्योंकि फर्म के लिए कमीशन क्या है, खर्चा, एक्सपेंस डेबिट, तो एक्सपेंस डेबिट की जगह क्या करेगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट, और किसको देना है, पार्टनर को। क्यों देना है, क्योंकि उसने ये सारे अकाउंट मेंटेन किए हैं, उसने सारा एसेट्स का पार्ट रियलाइज़ किया है, लाइबिलिटीज़ को पे किया है, तो उसने जो एफर्ट किया है उसके बदले में उसे कमीशन मिलेगा, तो फर्म की लाइबिलिटी और बढ़ जाएगी और फर्म पार्टनर्स कैपिटल में क्या करेगी, अपना अमाउंट बढ़ा देगी। या हम बोल सकते हैं कि पार्टनर को और पैसा मिल जाएगा जब भी डिसोल्यूशन का केस लास्ट में आएगा और पेमेंट का पार्ट आएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक होगा तो आपको पता है कि उसकी कैपिटल और क्रिएट हो चुकी है। आई होप आपको सारा पार्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।